क्या खुशी। जाने की घड़ी बिछड़ जाने की। दिव्या गर्ग गुड इवनिंग, सुनीत गुड इवनिंग, गौरव गुड इवनिंग, आरशा गुड इवनिंग। ये चला सबको गुड इवनिंग भाई। सबसे पहले तो हम लोग जो आज चर्चा करने वाले हैं उस चर्चा से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। मुझे पहले आप ये बताइए कि क्या आयोनिक इक्विलिब्रियम आप लोग पढ़ चुके हैं क्या? क्या आयोनिक इक्विलिब्रियम जैसी बला का नाम आप सुन चुके हैं क्या? आयोनिक इक्विलिब्रियम जैसी एक बला है उसका नाम क्या आप सुन चुके हैं क्या? प्रदीप बहुत बहुत आपको शुक्रिया। राग में ही रहता हूँ मैं तो हमेशा। पुष्कर गुड इवनिंग, अदिति गुड इवनिंग, प्रीति गुड इवनिंग, सुप्रिया गुड इवनिंग। क्या कंप्लीट नहीं हुआ है? अभी नहीं हुआ है क्या? अरे अभी नहीं हुआ है क्या? नहीं सर, बीच में रुक गया था चैप्टर। ओहो। आरशा यस सर, यस सर, यस सर। सर थोड़ा सा पढ़े हैं। अच्छा जी। द्वारिका नो सर, ग्रेजुएशन में पढ़े हैं। अरे ग्रेजुएशन में तो एसिड बेस तो 11वीं में भी पढ़े थे, 9वीं में भी पढ़े थे। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, उसकी चर्चाएं मैं कमी करता हूं। मैं तो ये बताओ एकेडमी। अरे मेरा कहाँ गया डिजिटल बोर्ड? ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। मैं तो चर्चा कर रहा हूं कि क्या एकेडमी में आपने पढ़ लिया क्या आयनिक इक्विलिब्रियम? मुझे तो ये बताइए। मुझे तो इतना सा बस आप बता डालिए, पढ़ लिया है क्या? नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो फिर थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है जहां तक मेरा मानना है, और मैं आने नहीं दूंगा दिक्कत। कोई नहीं, मैं आपको सुपरफिशियली समझाता हुआ निकल जाऊंगा और आप डीपली उस चीज़ों को समझेंगे, पीएच निकालना सीखेंगे, बफर क्या होते हैं, बफर सिस्टम्स कैसे होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, किस तरह से आप पीएच निकालते हैं, किस तरह से आप टाइट्रेशन करते हैं, हाइड्रोलाइसिस क्या है। अरे हाइड्रोलाइसिस एक और कॉन्सेप्ट भी है हाइड्रोलाइसिस का। सॉल्ट्स के भी हाइड्रोलाइसिस होते हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट्स भी होता है, वो सब आप सीखेंगे। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट, ये सब जो है ना, ये सब हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट में भी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, बेसिक हाइड्रोलाइसिस, ये सब भी आप सीखेंगे। बेसिक हाइड्रोलाइसिस ये सब भी आप सीखेंगे, लेकिन इसके लिए एक अलग ही चैप्टर है। बफर आप सीखेंगे, पीएच निकालना आप सीखेंगे। ठीक है, ठीक है, बोलो यार। साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया सीखेंगे, साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी कॉन्सेप्ट सीखेंगे, सॉल्युबिलिटी कॉन्सेप्ट, ये सब जो है ना, ये सब आप पढ़ेंगे। इन सब के लिए आयोनिक इक्विलिब्रियम एक चैप्टर है, वो आप पढ़ेंगे तो वहां से आपको डिटेल्ड जानकारी इसकी मिल जाएंगी। लेकिन एसिड और बेस क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। थोड़े से मेरे को यहाँ के कॉन्सेप्ट चाहिएंगे, तो मैं टाइम पे आपको बताता रहूंगा। टाइमली मैं आपको एक्सट्रैक्ट करता रहूंगा कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं आपको सिखाता रहूंगा साथ में। ये सारे ही मैं नहीं बताऊंगा, ये तो आयनिक इक्विलिब्रियम वाला मास्टर समझाएगा, लेकिन इनकी जरूरत मुझे पड़ सकती है, तो जिसकी जरूरत पड़ेगी मैं उस हिसाब से उतना ही आपको डोज दे दूंगा। समझे आप मेरी बात? बोलो यार, अरे मेरी बात समझे क्या? अरे अर्जलान तू आया नहीं था यार पिछली क्लास में यार। श्वेता पद्मा त्रिपाठी, मैंने आपका नाम सही पढ़ दिया है। अब मैंने कई बार आपका नाम गलत पढ़ा, कोई नहीं। चलिए करते हैं शुरू खेला। कहते हैं कि अच्छा मुझे एक बात बताइए, पानी जो होता है, पानी, ओहो ये पानी, ऑटो आयनाइजेशन की मैंने बहुत चर्चा की है। ऑटो आयनाइजेशन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। मैंने कहा था कि जितने भी सॉल्यूट एबी टाइप सॉल्यूट होते हैं, ये जो एबी टाइप सॉल्यूट हैं, अगर मुझे इसे अगर मुझे ऑटो आयनाइज करवाना है, ऑटो आयनाइज, तो मैं सिंपली एक रिएक्शन लिखता था। देखिए इस तरह से। मान लीजिए ये आपके पास एक केमिकल स्पीसीज है,
केमिकल स्पीसीज, ये केमिकल स्पीसीज है। अगर मैं इसके ऑटो आयनाइजेशन की बात करूं तो मैं यही लिखता था A+ और B-, यही लिखता था। बोलो यार, यही इसका ऑटो आयनाइजेशन रिएक्शन है। इट इज इट्स ऑटो आयनाइजेशन रिएक्शन, यही इसका ऑटो आयनाइजेशन रिएक्शन है, यही होता है। बोलो यार, पानी के बारे में मैंने चर्चा कर दी थी। जो सॉल्वेंट्स हम लोगों ने लिए थे अभी तक, जो सॉल्वेंट्स हम लोगों ने पढ़े, सीखे, जाने, माने, उन सब में मैंने ऑटो आयनाइजेशन करवाई थी। बोलो यार, अरे बोलो, इसमें उनमें मैंने ऑटो आयनाइजेशन करवाई थी। क्यों? क्योंकि जो एसिड बेस का कॉन्सेप्ट हम सीख रहे थे वो दरअसल सॉल्वेंट पर्सपेक्टिव से सीख रहे थे। बोलो यार, अरे मैंने सिखाया था किसको आप एसिड बोलेंगे, किसको आप उस सॉल्वेंट में बेस बोलेंगे। तो हमने आयनिक रिएक्शंस पर बहुत ज्यादा बात की थी, इसके आयनिक डेसोसिएशन पर, इस केमिकल स्पीसीज के, इस सॉल्वेंट के आयनिक डेसोसिएशन पर खासा माथापच्ची कर ली है। बोलो यार, कर ली है। पानी की अगर ऑटो आयनाइजेशन की बात करें तो आप जानते हैं, ऑटो आयनाइजेशन की बात करें तो आप भयंकर जानते हैं, खूब जानते हैं, गजबी जानते हैं कि पानी जो है ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से ये इस तरह से ऑटो आयनाइज होता है। बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है, कतई कोई समस्या नहीं है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। बोलो यार, अरे बोल तो दो, बोलो भाई, इस तरह से ऑटो आयनाइज होता है। अमोनिया की चर्चा की थी मैंने, अमोनिया की बात की थी। बोलो यार, अमोनिया की बात की थी, अमोनिया की चर्चा की थी। अमोनिया भी ऑटो आयनाइज होता है, ऑटो आयनाइज होता है। ये इस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए एक और पानी को इससे जोड़ के इसका सॉल्वेशन करवा देता था, और इस तरह से इसे हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में लिखता था। यही तो करता था यार, बोलो यार, यही करता था ना। और इस तरह से यहां पर भी ये प्रोटॉन छोड़ेगा, और वो प्रोटॉन स्टेबल नहीं होगा तो एक और अमोनिया मॉलिक्यूल उसे सॉल्वेट कर देगा और अमोनियम कैटायन बनाएगा और अमाइड आयन बनाएगा। ये तो हम लोग पहले ही सीख चुके हैं, जान चुके हैं, मान चुके हैं। बोलो यार, इन्हीं को लेकर देखिए, ये क्या है, ये इक्विलिब्रियम रिएक्शंस है, इक्विलिब्रियम। और जब भी कभी इक्विलिब्रियम आता है तो वहां से आयनिक प्रोडक्ट का एक कॉन्सेप्ट शुरू होता है, आयोनिक प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट शुरू होता है, आयनिक प्रोडक्ट का। बोलो यार, अरे बोलो, जैसे कभी कभी आप के इक्विलिब्रियम भी बोल देते थे, के इक्विलिब्रियम। बोलो यार, अरे बोलो भाई, आयनिक प्रोडक्ट का एक कॉन्सेप्ट आता है, के इक्विलिब्रियम, जिसे आप कभी कभी बोलते रहते के इक्विलिब्रियम अलग होता है। वैसे तो के इक्विलिब्रियम अलग होता है। इसके लिए अगर आप के इक्विलिब्रियम लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? इसके लिए के इक्विलिब्रियम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन न्यूमरेटर में इस तरह से, बोलो यार, और हाइड्रोक्साइड, अरे बोलो, और नीचे रिएक्टेंट, डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इस तरह से। बोलो यार, फिर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता था, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, और इसको जैसे इससे मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे उसको उससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा के इक्विलिब्रियम इनटू पानी का स्क्वायर। इसको मैं कह देता था इन दोनों के आयनिक प्रोडक्ट के ये बराबर है, और इसको मैं कह देता था KW। बोलो यार, डेसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ पानी, ये मैं बोलता था। इस तरह से बोलते हैं। अगर आपने आयनिक इक्विलिब्रियम एक बार भी छुआ है, एक बार भी उसकी गली से गुजरे हो, तो फिर इन एक्सप्रेशन से तो पक्का ही गुजरे होगे, ये बात तो तय है। ठीक है, ये हुआ। पानी में हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन कितनी है, ये सब इक्विलिब्रियम पे डिपेंड करता है। बोलो यार, जब भी कभी कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट डेसोसिएट करेगा तो वो कितने डेसोसिएटेड आयंस देगा, ये तो फिक्स है। ये तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू तो फिक्स होती है ना यार, ये तो फिक्स होता है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। इट इज कांस्टेंट एट फिक्स्ड टेम्परेचर। फिक्स टेम्परेचर पर ये वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, इट इज कांस्टेंट। और क्योंकि पानी है, क्योंकि ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर मैं बात करूं इक्विलिब्रियम आने तक, ये क्या है? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ पानी। अरे बोलो यार, तुम बोल नहीं रहे हो। ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है पानी की, ये इक्विलिब्रियम पर हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन, हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन, यही तो है। अरे बोलो यार, ये इक्विलिब्रियम पर पानी की कंसंट्रेशन, और मैंने बोला ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब ये बहुत कम डेसोसिएट करता है। और अगर बहुत कम डेसोसिएट किया तो फिर जितना आपने पानी लिया था, कितना मोल? मान लीजिए 1 लीटर मैंने पानी लिया, 1 लीटर अगर मैंने पानी लिया तो कितने मोल होंगे? 55.5। बोलो यार, 55.5 मोल होंगे। और अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इक्विलिब्रियम पर इसके मोल्स में कुछ ज्यादा फर्क तो आएगा नहीं। बोलो यार,
1 मोल टूट जाए ऐसा भी नहीं होगा, बहुत कम मोल, 10⁻⁻7 मोल, इतना ये टूटा हुआ होगा कहीं जाके, बहुत कम टूटता है, बहुत ही कम टूटता है, नेग्लिजिबली टूटता है, भयंकर कम टूटता है। तो इसकी कंसंट्रेशन में कोई गजब का चेंज तो आया नहीं। तो यहां पे आप 55 लिख सकते हैं, 55.5, और उसको आप जैसे के इक्विलिब्रियम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास KW आ जाएगा, जो कि है 10⁻⁻14 पानी के लिए। कब है ये, कब है, कब कब एट 298, मैं यहां लिखता हूं एट 298, एट 298। बोलो यार, अरे बोलो, अगर मैं इसकी चर्चा करूं एट 298 केल्विन, अगर 298 केल्विन अगर मैं चर्चा करूं तो इसका जो KW आता है ना, KW जो कि किसके बराबर है, के इक्विलिब्रियम इनटू पानी की कंसंट्रेशन। बोलो यार, जो कि मैंने मान ली है कि ये तो अप्रिशिएबली चेंज नहीं हुई होगी, ये तो चेंज हुई नहीं होगी अप्रिशिएबली, ये तो चेंज नहीं होती उतनी कमाल की, क्योंकि रिएक्टेंट पानी टूट ही बहुत कम रहा है भाई। अरे आपने 20 मोल लिए हैं तो इसमें 10⁻³ मोल टूटे हैं, तो फिर जो बचा हुआ है वो तो आप 20 ही मानेंगे ना भाई। 20 में से आप क्या माइनस करेंगे, 10⁻³ आएगा तो 20 ही। बोलो यार, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन तो वही आप ले सकते हैं इनिशियली, क्योंकि ये टूट ही बहुत कम रहा है। ये कॉन्सेप्ट तो आप समझ रहे होंगे। बोलो यार, एक बार बोलो मेरे को, बताओ मेरे को एक बार बताइए कि आपको ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आता ही है। उसी के बाद मैं आगे की चर्चाएं शुरू करूंगा। देखिए, ये इसी को आपने बोला KW, और ये होता है 10⁻⁻14, जो कि बराबर होता है H आयन के कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड के कंसंट्रेशन के बराबर, क्योंकि इक्विलिब्रियम है 298 पर आयनिक प्रोडक्ट इसके बराबर है, तो इसके बराबर ही रहेगा, 298 पे तो उतना ही रहेगा। बोलो यार, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है ना भाई इसकी वैल्यू, ये तो टेम्परेचर डिपेंडेंट, इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, टेम्परेचर का ही केवल ये फंक्शन है। आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इनका डेसोसिएशन बढ़ेगा, और अगर डेसोसिएशन बढ़ा तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, उसकी भी बढ़ेगी, और इन आयनों की अगर कंसंट्रेशन बढ़ी मतलब एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर बढ़ेगा, और अगर एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर बढ़ा तो फिर के इक्विलिब्रियम बढ़ेगा। मतलब एक ही चीज है जो इस के इक्विलिब्रियम को बदल सकती है, वो है टेम्परेचर। और वो टेम्परेचर कैसे इसको बदल रहा है, इन आयनों की कंसंट्रेशन बढ़ा के, डेसोसिएशंस को बढ़ाकर। बोलो यार, ये आपको समझ में आया क्या? आता है ना भाई, आता है ना आपको ये समझ में? तो बस आगे चलते हैं। ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, तो इसका KW जो है ना, KW वो डिफाइंड है, जो कि है 10⁻⁻14 298 केल्विन पर। ठीक है, अगर मैं इसी टेम्परेचर को ये क्या हो गया, अरे ये क्या हो गया, 298 मतलब 25 डिग्री सेल्सियस। बोलो यार, अगर मैं इसे 90 डिग्री सेल्सियस पे ले जाऊं, इसी पानी को 90 डिग्री पर ले जाऊं, तो फिर क्या होगा, ये पानी है 90 डिग्री पर, हाई टेम्परेचर पर एनर्जी ज्यादा होंगी, और अगर एनर्जी ज्यादा होंगी तो और पानी डेसोसिएट करने लगेगा, और पानी टूटने लगेगा आयनों में, और अगर और आयनों में टूटने लगेगा तो आयनों की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और अगर आयनों की कंसंट्रेशन बढ़ी तो फिर के इक्विलिब्रियम भी बढ़ जाएंगे। और ऐसा ही होता है 90 डिग्री पर जो KW होता है ना पानी का, वो इतना हो जाता है, बढ़ के इतना हो जाता है। अरे बढ़ के इतना हो जाता है, बोलो यार, इसके 100 गुना बढ़ जाता है। बोलो यार, ये तो समझ में आता होगा, ये इसके 100 गुना है। तो डेसोसिएशन बढ़ते हैं हाई टेम्परेचर पर, और अगर डेसोसिएशन बढ़ेंगे तो आयनिक स्पीसीज के, आयनिक प्रोडक्ट्स के कंसंट्रेशंस बढ़ेंगी। बोलो यार, बढ़ेंगी। समझ में आया आपको? इतना समझ में आया? अरे इतना समझ में आया क्या? इतना समझ में आया? अगर ये इनकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इनकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है, जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, तो फिर कमाल की बात है। देखिए मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। KW ये, बोलो यार, KW यही होता है, ये क्या है, 10⁻⁻14। अगर मैं H आयन की कंसंट्रेशन या हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 ले लूं, तो इतनी कंसंट्रेशन हाइड्रोक्साइड की भी हो जाएगी। बोलो यार, अरे बोलो, क्योंकि 10⁻⁻7 10⁻⁻14 होता है, यही है। तो ये क्या हो गया, दोनों की कंसंट्रेशन जहां दोनों की कंसंट्रेशन बराबर, वहां पर क्या होगा, न्यूट्रल आ जाएगी सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल। जहां पर दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो जाए वहां सॉल्यूशन न्यूट्रल हो गई। बोलो यार, ये समझ में आया आपको? अगर मैं इस
हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाऊंगा। कैसे बढ़ सकती है? पानी में उतार दीजिए आप HCl, पानी में आप प्रोटॉन डोनर्स उतार दीजिए, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी, बढ़ने लगेगी, पक्का ही बढ़ने लगेगी। बोलो यार, पक्का ही बढ़ेगी। अरे बोलो, तुम बोलो यार, तुम बोल तो दो। अरे ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ा है क्या? लीड चैटलियर प्रिंसिपल, उसमें क्या कहता है? कॉमन आयन इफेक्ट होता है, कॉमन आयन इफेक्ट। अरे बोलो, कॉमन आयन, अगर कॉमन आयन आ गया तो वो दूसरे के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगा। प्रोडक्ट में अगर कॉमन आयन है तो रिएक्शन को बैकवर्ड चला देगा। बोलो यार, रिएक्टेंट में है तो रिएक्शन को फॉरवर्ड चला देगा। बोल तो दो यार, बोलो भाई, बोलो। ये कंडीशन है न्यूट्रल। मान लीजिए मैंने एसिड डाल दिया, इसी में मैंने एसिड डाल दिया, HCl ऐड कर दिया, HCl मैंने डाल दिया पानी में। पानी तो न्यूट्रल है, पानी तो इस तरह से होता है। बोलो यार, इस तरह से होता है। और इस तरह से अगर आप पानी को छोड़ दें, उसके कंडीशन, उसी की सिचुएशन पे छोड़ दें, वो तो इस तरह से टूटेगा ना यार, वो तो इस तरह से टूटेगा। जितने हाइड्रोनियम आयन बने उतने हाइड्रोक्साइड आयन बनेंगे। बोलो यार, और दोनों के आयोनिक प्रोडक्ट रूम टेम्परेचर इस पर 10⁻⁻14 होना चाहिए। बोलो यार, अरे बोलो तो आप आसानी से यहां से भी निकाल सकते हैं। अरे यहां से भी निकाल सकते हो मूर्खों, यहां से भी निकाल सकते हो, यहां से भी। अरे यार, यहां से भी निकाल सकते हो। लो, दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है, H3O पॉजिटिव, OH नेगेटिव, 10⁻⁻14, दोनों बराबर है। तो क्या लिख सकता हूं? मैं लिख रहा हूं H3O पॉजिटिव ही लिख रहा हूं। इसको भी H3O पॉजिटिव लिखूंगा तो स्क्वायर हो जाएगा। बोलो यार, और ये हो जाएगा 10⁻⁻14। और अब अगर मैं H3O पॉजिटिव की कंसंट्रेशन लिखूं तो वो क्या हो जाएगा? 10⁻⁷। बोलो यार, ऐसे निकल आएगा ये। लो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी बोल सकते हो, सिंपली ऐसे बोल दो। न्यूट्रल कंडीशंस में क्या होगा? एक पानी अपना H आयन उठा के दूसरे को दे देगा, तो ये हाइड्रोनियम बन गया। हाइड्रोनियम, और ये क्या हुआ? ये हाइड्रोक्साइड, एक हाइड्रोनियम। ऐसा ही और प्रोसेस होती जाएंगी, तो जितने हाइड्रोक्साइड बनेंगे उतने ही हाइड्रोनियम बनेंगे। बोलो यार, और न्यूट्रल सिचुएशन होगी ये, न्यूट्रल, जितने हाइड्रोक्साइड उतने हाइड्रोनियम। कितने होंगे न्यूट्रल पानी में 298 केल्विन पर, एट 298 केल्विन, न्यूट्रल पानी में 298 केल्विन पर कितने हाइड्रोक्साइड होते हैं? इतने ही हाइड्रोनियम होते हैं। तभी तो आ रहा है आयनिक प्रोडक्ट तो हमेशा इतना ही आएगा 298 पर। बोलो यार, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोक्साइड आयन का जो मल्टीप्लीकेशन है ना, इनका जो प्रोडक्ट है वो Kw के बराबर है। और मैंने बोला Kw टेम्परेचर का फंक्शन है, तो टेम्परेचर तो मैंने फिक्स रखा हुआ है, तो मतलब इनका जो प्रोडक्ट है हाइड्रोनियम आयन का, हाइड्रोक्साइड आयन का, ये तो पक्का 10⁻⁻14 ही रहेगा। इक्विलिब्रियम रिएक्शन है ना यार। अरे बोल तो दो, बोलो भाई, इक्विलिब्रियम रिएक्शन का कैरेक्टरिस्टिक उसका K इक्विलिब्रियम होता है। बोलो भाई, और वो केवल टेम्परेचर का फंक्शन होता है। बोलो, समझ में आया? अब मैंने इसमें पानी में HCl उतार दिया, और HCl आप जानते हैं ये डिसोसिएट होकर H देगा और Cl नेगेटिव देगा। बोलो यार, अरे बोल तो दो, बोलो भाई। अब होगा क्या? देखिए, बहुत कमाल हो जाएगा, कमाल ही हो जाएगा। होगा क्या? ये जो H आयन है जो कि HCl से आया है, ये H आयन अपने आप में अनस्टेबल है, तो ये क्या करेगा? ये जो अनडेसोसिएटेड वाटर है, अनडेसोसिएटेड वाटर, ये H आयन इस अनडेसोसिएटेड वाटर से इंटरेक्ट करके हाइड्रोनियम बनाएगा। हाइड्रोनियम, और हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। बोलो यार, बढ़ेगी। और अगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ी तो जाहिर सी बात है इसको घटना ही पड़ेगा, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट है Kw, उसकी वैल्यू यही है, फिक्स है। अरे बोलो यार, अरे बोलो, आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हाँ, प्रैक्टिकल में भी अप्लाई किया होगा, पक्का किया होगा। जैसे ही आपने HCl उतारा, HCl क्या करेगा? इसके साथ HCl H आयन देगा। ये H आयन इस न्यूट्रल पानी, न्यूट्रल H2O के साथ सॉल्वेट हो जाएगा, प्रोटोनेट हो जाएगा, और ये हाइड्रोनियम आयन में बदल जाएगा। मतलब अब हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। अगर ये बढ़ेगा, देखिए, अगर ये बढ़ा, तो जाहिर सी बात है इसको कांस्टेंट रखने के लिए, ये कांस्टेंट रहेगा क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है। नो टेम्परेचर चेंज, तो ये तो वही रहेगा, ये तो 10⁻⁻14 ही रहेगा आयनिक प्रोडक्ट। अगर आपने ये बढ़ाया, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाई, तो जाहिर सी बात है हाइड्रोक्साइड्स की कंसंट्रेशन कम करनी ही पड़ेगी। मान लीजिए ये बढ़ के पहले 10⁻⁻7 थी। बोलो यार, न्यूट्रल में 10⁻⁻7 थी। बोलो यार, आ गया ये तो था एट न्यूट्रल।
लेकिन मान लीजिए जैसे मैंने HCl डाला और ये 10⁻⁻⁶ हो गई मान लीजिए, तो फिर अब हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन क्या होगी? हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन क्या होगी? हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन घट के 10⁻⁻8 हो जाएगी। बोलो यार, अरे बोल तो दो। तो अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आप HCl डाल रहे हैं ना, HCl डाल रहे हैं पानी में, तो HCl हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है, हाइड्रोक्साइड्स की कंसंट्रेशन को घटा रहा है। लेकिन इनके जो आयनिक प्रोडक्ट है ना KW, वो तो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि हमने टेम्परेचर चेंज नहीं किया है। बोलो भाई, ये बात आपको समझ में आई क्या? अरे ये बात आपको समझ में आई क्या? आपको ये बात समझ में आई क्या? बोल तो दो, आपको ये बात समझ में आई क्या? आई आपको ये बात समझ में? अब ये सॉल्यूशन क्या हो गई? ये सॉल्यूशन क्या हो गई? एसिडिक। ये सॉल्यूशन एसिडिक हो गई। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल में 10⁻⁷ थी H आयन की कंसंट्रेशन, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन। यहां पर अब कितनी कंसंट्रेशन? अब बढ़ गई है, H आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई है भाई। अरे बोलो यार, इसलिए सॉल्यूशन एसिडिक हो गई है। जैसे आप HCl डालते हैं, इसीलिए मैं कहता हूं, इसीलिए मास्टर कहते हैं, जैसे आप HCl पानी में डालते हैं, दरअसल वो HCl, वो जो प्रोटोन आए हैं ना, वो जो H पॉजिटिव आए हैं, वो दरअसल पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, पानी के इक्विलिब्रिया के साथ खिलवाड़ करते हैं। बोलो यार, अरे बोलो, समझे आप मेरी बात? और वहां से वो H आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाए, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाए। कहां से? किसके रिस्पेक्ट में बढ़ाए? न्यूट्रल के रिस्पेक्ट में बढ़ाए। इसीलिए पीएच आपका घटा। अरे अगर यहां की बात करूं तो यहां पीएच क्या है? पीएच 7। पीएच आप कैसे निकालते हैं? माइनस लॉग ऑफ, अभी चर्चा करूंगा, माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H आयन। तो अगर न्यूट्रल की बात करूं तो यहां 10⁻⁷ होगा और ये 7 आ जाएगा। यहां अगर चर्चा करूं तो 10⁻⁶ है, पीएच घट गया और 7 से कम है तो फिर एसिडिक है सॉल्यूशन। ये एक बेसिक ओवरव्यू है, जो मैंने आपको पीएच के लिए दिया। अब पीएच आपने क्यों डिफाइन, हमने पीएच डिफाइन क्यों किया था? क्यों डिफाइन किया मैंने? ये पीएच मैं क्यों डिफाइन करता हूं? कोई मुझे बताएगा पीएच आप क्यों डिफाइन करते हैं? क्या जरूरत है? अरे पीएच डिफाइन करने की जरूरत क्या है? एच आयन की जो कंसंट्रेशन है ना, वो देखिए कैसे आ रही है, 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻⁸, 10⁻⁻⁷, 10⁻⁻13, 10⁻⁻9। तो ये जो 10⁻⁻9 है ना, ये जो यूनिट है, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये बहुत परप्लेक्सिंग है, मतलब बहुत कंफ्यूज करने वाली है, बहुत बेकार सी लगती है। नहीं यार, क्योंकि हमें तो आदत होती है 1 2 3 इस तरह की न्यूमेरिक्स की, 10⁻⁻11 इस तरह की आदत हमें कभी होती ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अब अपनी कन्वीनियंस के लिए इस कंसंट्रेशन का लॉग ले लेते हैं, और लॉग में आप जानते हैं बेस 10 ही होता है। तो अब जो इस तरह के नंबर्स होंगे और इनका अगर मैं लॉग लूं तो फिर ये आसानी से ऐसे न्यूमेरिक्स में आ जाएंगे जिन्हें हम बहुत आसानी से डील कर लेते हैं। बोलो यार, अब मैं बोलूं 10⁻⁻11 H आयन कंसंट्रेशन है, तब बोलेंगे 10⁻⁻9 H आयन कंसंट्रेशन। अब तो लोगों को यही नहीं पता कि 10⁻⁻9 बड़ा है या 10⁻⁻11 बड़ा है। ये तो पता है कि 9 छोटा 11 बड़ा है, ये तो आसान है। लेकिन अगर मैं वैसे बात कर लूं 10⁻⁻7.5, 10⁻⁻8.1 कौन बड़ा है? लोगों को समझ में आता नहीं, अरे क्या बोल रहा है। तो अपनी कन्वीनियंस के लिए इन कंसंट्रेशंस को जो कि 10 टू द पावर में है, उनका माइनस लॉग ले लिया और उन्हें और आसान करके सिंपल न्यूमेरिक्स में हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसीलिए पीएच का कॉन्सेप्ट है। समझे आप मेरी बात? कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन कितना है किसी सॉल्यूशन में, उसको बहुत सुविधाजनक तरीके से निकालने के लिए पीएच का कॉन्सेप्ट है। समझे आप मेरी बात? बोलो यार, अरे बोलो, समझे आप मेरी बात? चले क्या आगे? चले तो मेरी बात अब ध्यान से सुनना। KW जो होता है वो होता है 10⁻⁻14 एट 298 केल्विन। यही हो जाता है 10⁻⁻12 एट 363 केल्विन। 25 डिग्री 90 डिग्री, यही होता है। बोलो यार, अगर ये 10⁻⁻14 है
तो इसका जो न्यूट्रल पॉइंट होता है, न्यूट्रल पॉइंट जो होगा वो याद रखिएगा, न्यूट्रल पॉइंट जो होता है वो होता है हाफ ऑफ पी के डब्ल्यू। ठीक है, निकाल के बताइए मुझे न्यूट्रल पॉइंट क्या होगा। न्यूट्रल पॉइंट किसका, पानी का यार। अरे किसी भी यहां पर तो किसी भी ए बी टाइप सॉल्वेंट के लिए अगर आपको न्यूट्रल पॉइंट निकालना है ना, तो आप इस फॉर्मूले को लेके चलेंगे। ये फॉर्मूला है वो, उसको आप लेके चलेंगे। ये डेसोसिएशन कांस्टेंट है उसका, ये उस सॉल्वेंट का डेसोसिएशन कांस्टेंट है के। अरे बोलो यार, जैसे पानी का ये डेसोसिएशन कांस्टेंट था 10⁻⁻14 298 केल्विन पर, वैसे ही ये ए बी सॉल्वेंट का डेसोसिएशन कांस्टेंट है गिवन टेम्परेचर पर। बोलो यार, अरे बोलो, तो उस पॉइंट पर, उस गिवन टेम्परेचर पर न्यूट्रल पॉइंट क्या होगा, किस पॉइंट पर सॉल्यूशन या वो सॉल्वेंट न्यूट्रल कहलाएगा, किस पॉइंट पर। क्योंकि मैं सॉल्वेंट के हिसाब से, सॉल्वेंट के पर्सपेक्टिव से एसिडिटी बेसिसिटी डिसाइड कर रहा हूं, सॉल्वेंट के पर्सपेक्टिव से एसिडिटी और बेसिसिटी डिसाइड कर रहा हूं, एसिडिटी बेसिसिटी डिसाइड कर रहा हूं। कैटायन की कंसंट्रेशन, एनायन की कंसंट्रेशन, कैटायन एसिड, एनायन बेस, अगर दोनों की कंसंट्रेशन बराबर तो न्यूट्रल। बोलो यार, अगर कैटायन की कंसंट्रेशन ज्यादा मतलब कैटायन क्या, एसिड की कंसंट्रेशन ज्यादा मतलब ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन एसिडिक। अगर एनायन की कंसंट्रेशन ज्यादा तो मतलब ये पूरी सॉल्यूशन बेसिक। लेकिन ये कब होगा, सॉल्यूशन बनने पर। सॉल्वेंट में तो ऐसा कभी नहीं होगा। सॉल्वेंट में जब भी ऑटो आयनाइजेशन होंगे तो कैटायन भी उतने ही बनेंगे, एनायन भी उतने बनेंगे, ओवरऑल न्यूट्रलिटी रहेगी। अरे बोलो यार, तभी मैंने कहा जब दोनों की कंसंट्रेशन बराबर तो सॉल्वेंट, और जब कंसंट्रेशंस में अंतर तो इसका मतलब सॉल्यूट पड़ चुका है उसमें, मतलब वो सॉल्यूशन बन गई है। तभी तो खिलवाड़ हुए इक्विलिब्रियम से यार। अरे बोलो यार, तभी तो सॉल्वेंट के इक्विलिब्रियम से खिलवाड़ हुए, और तभी तो नेट या तो कैटायन बढ़े या तो एनायन बढ़े, तभी तो सॉल्यूशन का नेचर आएगा। नहीं तो न्यूट्रल ही चलेगा। जब तक सॉल्वेंट है तब तक न्यूट्रल चलेगा, क्योंकि जितने कैटायन बनेंगे उतने एनायन बनेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। अरे बोलो यार, समझे आप मेरी बात। तो यहां पर ये पानी के केस में बताइए फॉर वाटर। अब वाटर के लिए बताइए, फॉर वाटर एट 298, वाटर के लिए बताना क्या आएगा भाई, वाटर के लिए बताना KW मैंने डिफाइन कर दिया, वाटर के लिए 20 बार डिफाइन कर चुका हूं। ये रहा 298 पे मैंने डिफाइन किया 10⁻⁻14, 363 पे मैंने डिफाइन किया, क्योंकि डेसोसिएशंस बढ़ जाएंगे। अरे ज्यादा एनर्जी मिल गई ना भाई वाटर मॉलिक्यूल को, तो ज्यादा एनर्जी मिल गई तो ज्यादा डेसोसिएट होंगे, तो कंसंट्रेशन इनकी बढ़ेगी, और अगर इनकी कंसंट्रेशन बढ़ी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी तो बढ़ेगा। अरे बोलो यार, समझे आप मेरी बात। तो 298 पर न्यूट्रल पॉइंट क्या होगा मुझे बताओ तो, बताओ। और वैसे ही 363 केल्विन पर न्यूट्रल पॉइंट क्या होगा मुझे जल्दी से बताइए, तुरंत बताइए, तुरंत। बहुत बढ़िया आकाश, कमाल आकाश, बहुत बढ़िया। ये 7 आ जाएगा। क्यों ये 7 क्यों आया, हाफ ऑफ 10 टू द पावर। अच्छा ये पी है, पी, ओहो, अच्छा कुछ यहां फंस गए क्या, ओहो, पी के डब्ल्यू या पी के ए बी इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के ए बी, ये होगा। बोलो यार, अरे बोलो, अब मैं अगर यहां करूं, यहां पानी का करूं, पी के डब्ल्यू करूं, वाटर का करूं, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻14। बोलो यार, अरे बोलो, ये 14 आगे आ जाएगा, -14 आगे आ जाएगा, तो ये +14 हो जाएगा, और log 10 तो 1 ही होता है, इंटू 1 तो ये क्या आ जाएगा, 14 ही आ जाएगा। बोलो यार, ये आएगा कब, आएगा 298 केल्विन पर, और 12 आ जाएगा 363 केल्विन पर। तो यहां पर ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 14 इज इक्वल टू 7, और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 6। बोलो यार, ये समझ में आया क्या आपको, अरे आपको ये समझ में आया क्या, आपको मुझे समझ बताइए पहले, आपको ये बात समझ में गले उतरी क्या, ये आपको बात, ये बातें आपको गले उतरी हैं क्या, कुछ नहीं है। आपके पास ऑटो आयनाइजिंग सॉल्वेंट है, उस सॉल्वेंट के कैरेक्टरिस्टिक कैटायन है, उस सॉल्वेंट के कैरेक्टरिस्टिक एनायन है। जब मैं केवल सॉल्वेंट की चर्चा करूंगा तो सॉल्वेंट में क्या होगा, सॉल्वेंट ऑटो आयनाइजिंग है, तो जितने कैटायन बने होंगे उतने ही एनायन बने होंगे, और जितने कैटायन एनायन अगर दोनों बराबर हैं तो ओवरऑल सॉल्यूशन न्यूट्रल है। बोलो यार, लेकिन अगर मैं सॉल्यूट ऊपर से डाल दूं और वो सॉल्यूट अगर इन कैरेक्टरिस्टिक कैटायन एनायन के साथ खेला कर जाए, इनके साथ अगर खिलवाड़ कर दे, इनकी कंसंट्रेशन को अगर बदल दे, तो फिर नेट किसी एक की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, और अगर बढ़ गई तो सॉल्यूशन नेट या तो एसिडिक हो जाएगी या फिर बेसिक हो जाएगी। यही बात केवल मैंने बोली है।
बोलो यार। और ये जो ऑटो आयनाइजेशन है ना, ये जो ऑटो आयनाइजेशन है, ये जो ऑटो आयनाइजेशन रिएक्शन की मैंने चर्चा की सबसे पहले, वो ऑटो आयनाइजेशन एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, तभी ये पूरा खेला हो भी रहा है। नहीं तो पूरा सॉल्ट जो है ना, पूरा सॉल्वेंट, सॉरी, पूरा सॉल्वेंट आयनिक फॉर्म में ही होता और इक्विलिब्रियम नहीं होता, फिर तो कोई कुछ भी करे क्या ही फर्क पड़ता है। बोलो यार, फिर तो कोई कुछ भी करे फिर क्या ही फर्क पड़ता है। अरे पूरे कैटाइन बन गए, पूरे एनायन बन गए, अब क्या करेगा और? अरे अब और क्या करेगा? बोलो भाई, अरे बोल तो दो, बोलो। समझ में आया आपको? समझ में आया? चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। ऐसा ही अमोनिया के लिए होगा, अमोनिया के लिए भी ऐसा ही होता है, हूबहू यही चीज अमोनिया के लिए भी वैलिड है। अमोनिया में भी ऐसा ही होता है। अमोनिया में क्या होता है? ये बना और ये बनता है एमाइड। बोलो यार, बोलो। अगर इसका ऑटो आयनाइजेशन हो रहा है तो जितने जितने अमोनियम कैटायन बने उतने ही अमाइड हाइड्रोक्साइड अमाइड बने। बोलो यार, अमाइड बना उतना ही, जितने अमोनियम कैटायन बने उतने ही अमाइड एनायन बने। अगर दोनों बराबर हैं तो फिर न्यूट्रल है मामला, मामला न्यूट्रल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक्सेस में नहीं है, दोनों बराबर है। बोलो यार, इसका अगर मैं 298 केल्विन पर बात करूं तो इसका जो होता है, इसका जो आएगा, इसका जो के आता है वो आता है 10 to the power -29। ये ठीक है। अगर ये आ गया तो फिर मेरे को एक बात बताइए, इसका न्यूट्रल पॉइंट क्या होगा? इसका न्यूट्रल पॉइंट क्या होगा? अभी मैंने बोला था क्या हो जाएगा, हाफ इंटू के अमोनिया। बोलो यार, पी के अमोनिया, पी के बोला था। बोलो यार, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 29, ये क्या हो जाएगा 14.5, ये आ जाएगा। अरे बोल तो दो, बोलो यार। अब अगर मैं देखूं सॉल्यूशन में, मुझे अगर अमोनियम कैटायन की कंसंट्रेशन निकालनी है, जैसे सॉल्यूशन में मुझे H की कंसंट्रेशन निकालनी थी तो मैं pH यूज करता था। बोलो यार, pH स्केल यूज करता था। अरे बोल तो दो, pH स्केल यूज करता था। ठीक वैसे ही इसके करस्पॉन्डिंग एक P अमोनियम स्केल, ये स्केल है, इसकी कंसंट्रेशन से आप बता देंगे, इसकी कंसंट्रेशन से आप बता देंगे कितना pH है इनकी कंसंट्रेशन से। बोलो यार, ये कैसे डिफाइन होगी? ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ। अच्छा, अब ये कौन सा स्केल हो गया? वो पीएच स्केल है, तो ये PnH4 स्केल हो गया, ये PnH4 स्केल हो गया अमोनिया के लिए। बोलो यार, बहुत सिंपल है, बेहद सिंपल, बहुत ही सिंपल। अरे बहुत जनरल सी बातें हैं ये। आपको समझ में आया? इतना समझ में आया क्या? अरे इतना समझ में आया क्या? चलूं अब आगे चलूं? मुझे बताइए, इतना समझ में आया क्या? इतना समझ में आया क्या? हाँ, बिल्कुल सही बात है आकाश, एकदम आप सही बोल रहे हैं, एकदम आप सही बोल रहे हैं। तो अगर मैं पानी की बात करूं, देखिए अगर मैं पानी की चर्चा करूं एट 298 केल्विन, तो अगर मैं ड्रॉ करता हूं स्केल को, तो ये है 0, ये है 14 और ये है 7। यहाँ पर ये क्या होगा? यहाँ पर ये क्या होगा? ये वाला एसिडिक रीजन होगा, बोलो यार, और ये वाला बेसिक रीजन होगा। अरे बोलो यार, यही है, बोल तो दो। बोलो भाई, ये न्यूट्रल पॉइंट है। न्यूट्रल पॉइंट से अगर आगे की मैं बात करूंगा, आगे की बात करूं मतलब एच आयन की कंसंट्रेशन कम करता चला जा रहा हूं। अरे एच आयन की कंसंट्रेशन कम करता चला जा रहा हूं, या फिर हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ाता चला जा रहा हूं। बोल तो दो, बोलो भाई, समझ में आया आपको? एच आयन की कंसंट्रेशन कम करता चला जा रहा हूं, बोलो भाई। ये अगर मैं इसी को एट 363 केल्विन ले लूं तो अब रेंज घट जाएगी। बोलो यार, अब रेंज क्या हो जाएगी? 0 से 12, क्योंकि यहां डेसोसिएशन कांस्टेंट क्या था? 10 to the power -14, क्योंकि यहां डेसोसिएशन कांस्टेंट बढ़ गया, 10 to the power -12 हो गया, तो रेंज इतनी हो जाएगी। बोलो यार, इतनी रेंज हो जाएगी, और अगर इतनी रेंज हो जाएगी तो 6 आ जाएगा इसका न्यूट्रल पॉइंट, और इधर क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा एसिडिक नेचर, और इधर क्या आ जाएगा? बेसिक नेचर। बोलो यार, बहुत नॉर्मल सी बात है ये। अगर मैं इधर अमोनिया की चर्चा करूं, यहां अगर मैं अमोनिया बताऊं तो अमोनिया का क्या है? अमोनिया का अभी हमने देखा था, बोलो यार, अभी मैंने देखा था एट 298 पर, 298 केल्विन पर के अमोनिया क्या था? 10 to the power -29। तो रेंज कहां से चली? रेंज चलेगी यहां से 0 से 29। बोलो यार, और न्यूट्रल पॉइंट बनेगा 14.5। इस तरफ एसिडिक और इस तरफ बेसिक। ये बेसिक सी बात थी जो आपको, अगर आप इक्विलिब्रियम पढ़ चुके होते तो आपको पता होती।
पहले से ही इतने जानकारी आपको होती अगर आप इक्विलिब्रिया पढ़ चुके होते। तो नहीं पढ़े हैं तो मैं अभी पाप उतार रहा हूं तुम्हारे, पाप धो रहा हूं मैं तुम्हारे। ये बातें आपको पता होती, ये सारी बात जितनी मैंने चर्चा की है ना, जितनी भी बात मैंने की अभी तक, वो सब आपको पता होती पहले से ही अगर आप इक्विलिब्रियम पढ़े हुए होते। समझे आप मेरी बात? ये तो मैंने आपके पाप धोए हैं अभी तक तो, ठीक है। अरे बोलो यार, बोलो भाई, बोलो बोलो। समझ में आया आपको? चलें आगे, चलते हैं आगे। एक बात, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में अगर आप मुझे कुछ बता पाए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अगर आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में कुछ जानते हैं तो मुझे कुछ बताइए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि मैं जिक्र करना चाहता हूं पानी का, H2SO4 का और अमोनिया का, तीनों के नेचर का मैं जिक्र कर रहा हूं, सॉल्वेंट के नेचर का जिक्र कर रहा हूं केवल। अरे आपको ये पीएच स्केल समझ में आया? पीएच स्केल समझ में आया? कहां से एस्टेब्लिश हुआ? डेसोसिएशन कांस्टेंट से, उस सॉल्वेंट के ऑटो आयनाइजेशन कांस्टेंट से, उस सॉल्वेंट के ऑटो आयनाइजेशन कांस्टेंट जब वो टूटता है, सेल्फ डेसोसिएट होता है, एक बार लेता है और एक बार देता है। बोलो यार, एक पानी ने दिया और दूसरे पानी ने दिया और लिया, सेल्फ एसिड बेस इंटरेक्शन किया। बोलो यार, एक ने प्रोटॉन दिया, दूसरे ने लिया। अरे बोलो यार, तो वे जो सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट है, वहीं से पीएच स्केल, दरअसल वहीं से ये जो स्केल्स हैं, यहीं से ये स्केल्स डिफाइन की जाती हैं। और अधिक जानकारी के लिए पढ़ें आयनिक इक्विलिब्रिया। समझे आप मेरी बात? उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो आयनिक प्रोडक्ट है, आयनिक प्रोडक्ट, क्योंकि इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, सॉल्वेंट का डेसोसिएशन इक्विलिब्रियम है, सॉल्वेंट का आयनों में टूटना, सॉल्वेंट का आयनों में डेसोसिएट होना इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। और अगर इक्विलिब्रियम रिएक्शन है तो हर एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन का एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू रखता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, फिक्स टेम्परेचर पे, जिसे कोई नहीं बदल सकता, केवल टेम्परेचर ही उसका माई बाप है, टेम्परेचर से ही वो बदलता है और किसी से नहीं बदलता। तो हाई टेम्परेचर पे डेसोसिएशंस बढ़ जाएंगे तो KW भी बढ़ जाएंगे। ये बातें जस्ट मैंने की है और उसी के करस्पॉन्डिंग मैंने पीएच स्केल ड्रॉ किया है पानी का। बोलो यार, इतना समझ में आया? क्या? चलिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की और चर्चा करते हैं, पानी के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, फिर H2SO4 का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अमोनिया का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। चलिए थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। क्या है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? क्या है? थोड़ा मुझे कोई बताएगा क्या? आप में से कोई कुछ बताएगा क्या? हाँ, अरे देवेश, बहुत बढ़िया देवेश। द्वारिका, ठीक है, लेकिन ये एक एबिलिटी है किसी भी सॉल्वेंट की या फिर किसी भी केमिकल स्पीसीज की एबिलिटी है कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कितना नहीं गुजरने देता है, कितना रोकता है, अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैदा होने से कितना रोक पाता है। वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, इसकी रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं, वैक्यूम जहां पर कुछ नहीं है, ना एयर है, कुछ नहीं है, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में किसी मटेरियल या फिर केमिकल स्पीसीज में से, किसी केमिकल स्पीसीज की कितनी टेंडेंसी है, एबिलिटी या टेंडेंसी है खुद में से, उसके अंदर से खुद में इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ लाइंस ना जनरेट कर पाने की मतलब कितनी टेंडेंसी किसी केमिकल स्पीसीज की है, किसी सॉल्वेंट स्पीसीज की, पानी की कितनी टेंडेंसी है कि वो खुद में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस जनरेट ना करे। बोलो यार, खुद में से उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन फोर्सेस ना रह पाए, कितनी टेंडेंसी है वैक्यूम के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो पानी कितना डिसअलाउ करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस को। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस पैदा होने में पानी में कितनी तकलीफ होती है या फिर किसी केमिकल स्पीसीज में कितनी दिक्कतें हैं, उसी को आप बोलते हैं
उस मेटीरियल का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। बोलो यार, समझ में आया आपको मैंने क्या बोला? मैंने बोला पानी में अगर आप आयंस छोड़ दें, पानी में आप आयंस उतार दें तो आयंस की इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन फोर्सेस होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फोर्सेस होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इन आयंस की। लेकिन पानी क्या करता है, उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस को खुद में से गुजरने नहीं देता, खुद में से नहीं गुजरने देता, उनको वहीं सप्रेस कर देता है। तू यहीं रह जा, एनायन है यहीं रह जा, तेरी फील्ड यहीं समेट ले, अपने अंदर ही रख ले उसको, तेरी पॉजिटिव है अपने अंदर ही रख उसको, मैं नहीं गुजरने दूंगा भाई इन फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस को। और अगर नहीं गुजरने देगा तो आयन के सराउंडिंग जो पानी है, उस पानी मॉलिक्यूल्स के आसपास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस नहीं होंगी। और अगर नहीं हुई मतलब पानी में इस पॉजिटिव कैटायन की फील्ड लाइंस नहीं होंगी, और अगर नहीं हुई तो फिर क्या होगा, अगर इसकी फील्ड नहीं है, इसकी भी फील्ड नहीं है, तो फिर इनमें इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। इसीलिए तो पानी क्या करता है, पानी इसीलिए तो इनको इंटरेक्ट नहीं करने देता। या फिर आपने बहुत सुना होगा कि वो आयनिक स्पीसीज को बहुत आसानी से अलग कर देता है, वो इसीलिए करता है। दरअसल क्या होता है, पॉजिटिव कैटायन है, पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज की फील्ड लाइंस होंगी, और उन फील्ड लाइंस को दरअसल पानी खुद में से गुजरने ही नहीं देगा, खुद में से गुजरने नहीं देगा। और अगर वो फील्ड लाइन प्रोपोगेट नहीं की, इसकी फील्ड लाइन इस एनायन की इस कैटायन के साथ अगर इंटरेक्ट नहीं की, तो इनके बीच कोलम्बिक अट्रैक्शंस नहीं हो पाएंगे, कोलम्बिक इंटरेक्शंस नहीं हो पाएंगे, और ये ज्यों की त्यों पड़े रहेंगे, ऐसे ही इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब ये जो आयन है ये सेपरेट हो जाएंगे, जुड़े हुए नहीं रहेंगे पानी में। जो कि वैक्यूम में इनकी फील्ड लाइंस, वैक्यूम तो अपने में से इनकी पॉजिटिव नेगेटिव फील्ड लाइंस को पास होने दे रही थी, लेकिन पानी पास नहीं होने देता। कहता नहीं, तेरी औकात तो करके दिखा पास, मेरी क्षमता है कि मैं कितना रोक सकता हूं तुम्हारी फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस को। उसी को उस मेटीरियल की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू कहा जाता है। होता क्या है, जैसे अगर आपको पानी का निकालना है तो ये होता है 81 दैट ऑफ वैक्यूम, 81 टाइम्स इसकी जो परमिटिविटी है वो वैक्यूम के 81 गुना कम है। बोलो यार, कम है, कम। वैक्यूम से निकल जाती है पॉजिटिव फील्ड ऑफ लाइन फोर्सेस, फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस निकल जाती है वैक्यूम से, बहुत आसानी से वैक्यूम पास करता है, वैक्यूम में पास होती रहती है वो लाइंस हैं। लेकिन पानी अलाउ ही नहीं करता, कहता मेरे से गुजर कर दिखा, मैं अलाउ नहीं करूंगा, मैं तेरी फील्ड नहीं बनने दूंगा, और उस फील्ड को वो सेपरेस करता है। और इसी वजह से दोनों की फील्ड अगर नहीं सेटअप हो पाई, इंटरेक्शन तो फील्ड के जरिए होता है, वही तो एनर्जी फील्ड होती है, अगर वो एनर्जी फील्ड नहीं बन पाई तो कोलम्बिक इंटरेक्शन नहीं होंगे, और ये दोनों आयन दूर दूर पड़े रहेंगे। और इसी तरीके से पानी दरअसल पोलर सॉल्वेंट्स मतलब पोलर कंपाउंड्स को और आयनिक सॉल्ट्स को बहुत आसानी से डेसोसिएट कर ले जाता है, उनको कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में बहुत आसानी से तोड़ ले जाता है, क्योंकि वो उनके बीच जो पॉजिटिव फील्ड ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस हैं, पॉजिटिव अट्रैक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन है, लाइन ऑफ अट्रैक्शन है, लाइन ऑफ इंटरेक्शन है, उन्हें ही तोड़ डालता है, उन्हें ही बर्बाद कर देता है, उन्हें ही डिस्ट्रॉय कर डालता है। बोलो यार, इसी वजह से सब अलग अलग घूमते हैं। अब आयन इंडिपेंडेंट घूम रहा है, कोई इंटरेक्शन नहीं है दोनों की, क्योंकि दोनों के बीच में पॉजिटिव फील्ड लाइंस जरूरी थी या फिर लाइन ऑफ फोर्सेस जरूरी थे, लेकिन पानी अलाउ ही नहीं कर रहा है कि वो लाइन ऑफ फोर्सेस जन्म लें पानी में। बोलो यार, अरे आपको समझ में आया क्या? नहीं समझ आया? सुप्रिया समझ में नहीं आया क्या? एक बार रिवाइंड करके देख लेना जो मैंने समझाया है, नहीं तो मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो एबिलिटी होती है सॉल्वेंट की कि वो कितना पॉजिटिव फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस या नेगेटिव फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना वो रोक सकता है खुद में से जनरेट होने में। क्या बोला मैंने कहा कि ये एबिलिटी है इस कैटायन की, इस एनायन की, इनके अराउंड जो पॉजिटिव फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस हैं, इनके अराउंड जो नेगेटिव फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस हैं, कितनी एबिलिटी इस सॉल्वेंट की है, इस केमिकल स्पीसीज की है कि ये इन पॉजिटिव फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस, नेगेटिव फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस को जनरेट ना होने दे। जैसे सिंपल आप इसे ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, आप उसे पानी में उतारते हैं, यहां पर आपने उसको स्पेस में रखा हुआ है, स्पेस में उसकी पॉजिटिव फील्ड लाइन है, ये लाइन ऑफ फोर्सेस है, उसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। यही इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी होनी चाहिए, दूसरे मटेरियल में भी, पानी में भी ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन पानी रिलेक्टेंस दिखाता है, पानी रिस्ट्रिक्ट करता है उसे, पानी उसे सप्रेस करता है, पानी उसे रोकता है कि वो अपने ये जो फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस है ना, उन्हें अपने में ही सीमित कर ले, उन्हें बाहर ना फैलाए।
समझे आप मेरी बात? क्या बोला मैंने कहा कि आयनिक स्पीसीज के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई है ना, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना कोई मटेरियल सप्रेस कर सकता है वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, उसी को बोलते हैं उस मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। समझे आप मेरी बात? वैक्यूम में कुछ फील्ड ऑफ लाइंस हैं, वैक्यूम में लाइन ऑफ फोर्सेस हैं, लेकिन उस मटेरियल में वो लाइन ऑफ फोर्सेस कितने कम हो गए हैं, कितने गुना घट गए हैं, उसी को उस मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहा जाता है, या फिर रिलेटिव परमिटिविटी कहा जाता है। समझे आप मेरी बात? मेरी बात समझे क्या? पानी अलाउ नहीं कर रहा है कि उसके अंदर फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस बने, ये उसकी एबिलिटी, इट इज ए एबिलिटी। वैक्यूम के रिस्पेक्ट में किसी मेटीरियल स्पीसीज की कितनी एबिलिटी है कि वो खुद में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस को नहीं गुजारना चाहे। कितनी एबिलिटी उसकी कि वो अपने अंदर ये जो फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस है वो जनरेट ना होने दे। उसकी कितनी औकात है, उसकी कितनी क्षमता है, किसी केमिकल स्पीसीज की कितनी क्षमता है कि उसके अंदर ये जो फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जनरेट ना हो सके। कितनी उसकी काबिलियत है कि वो रोक दे इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स के जनरेशन को, इन इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बनने को। चार्ज के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड है, उसे इस केमिकल स्पीसीज की कितनी हिम्मत है, कितनी एबिलिटी है, कितनी क्षमता है कि वो इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस को जनरेट होने से रोक सके। ये बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये आपको समझ में आया होगा। और इसी से जुड़ा हुआ है कोई भी आयनिक सॉल्ट अगर होगा, तो आयनिक सॉल्ट में जाहिर सी बात है ये कैटायन होगा, ये एनायन होगा, इनके बीच में ये इंटरेक्शन हो रही होगी, ये अट्रैक्शन है इनके बीच में, ये अट्रैक्शन है। लेकिन ये अट्रैक्शन, ये जो फोर्स फील्ड है, ये फोर्स फील्ड कहां है? वैक्यूम में। बोलो यार, ये तो वैक्यूम में है ऐसा। लेकिन जैसे ही आप इसे पानी में उतारेंगे, जैसे ही आप इसे पानी में लाएंगे, जैसे ही आप इसे पानी में उतारेंगे, इस डब्बे में उतारा, इस पानी में जैसे ही आप उतारेंगे, तो पानी क्या इन फोर्स फील्ड्स को, इन पॉजिटिव फील्ड लाइंस को, इन नेगेटिव फील्ड लाइंस को सपोर्ट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। यही उसकी काबिलियत, यही उसकी टेंडेंसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाती है। समझे आप मेरी बात? जैसे आप इसे यहां उतारेंगे, मान लीजिए आपने इसे यहां उतार दिया, अब ए है और ये बी है, लेकिन इनके बीच में ये जो फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस थे, ये पानी देखिए, ये यहां बनना चाहते हैं, ये पॉजिटिव फील्ड लाइन ऐसे निकलना चाहती हैं, इस तरह से ऐसे निकलना चाहती हैं, इस तरह से। अरे वो आप समझ लेना, वो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, यहां से निकलती हैं, यहां जाती हैं, वो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, वो आप समझ लेना। मैं तो कह रहा हूं कि ये फील्ड इसके अराउंड है, ये फील्ड इसके अराउंड है, लेकिन पानी इन दोनों फील्ड्स को ही सपोर्ट नहीं करता, इन दोनों फील्ड्स के बनने को सपोर्ट ही नहीं करता। पानी एकदम सपोर्ट नहीं कर रहा है कि ये जो पॉजिटिव कैटायन है, इसके अराउंड ये जो पॉजिटिव फील्ड लाइंस हैं, ये रहे पानी में, ये नेगेटिव एनायन इसके अराउंड ये नेगेटिव फील्ड रहे पानी में। पानी इस बात को बिल्कुल अलाउ ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है। और अगर ये नहीं हुई तो इनके बीच में इंटरेक्शन, नो इंटरेक्शन होगा। और अगर इंटरेक्शन नहीं हुआ तो फिर ये क्या हो जाएंगे? बहुत आसानी से। अब ये आयन पेयर फॉर्म में है। ये क्या है? ये आयन पेयर है। पॉजिटिव कैटायन, नेगेटिव एनायन आपस में एकदम बिल्कुल बगल में आयन पेयर है, क्लस्टर के फॉर्म में, आयन क्लस्टर है। बोलो यार, आयन क्लस्टर है। लेकिन जैसे ये पानी में उतरा, पानी ने क्या किया? इनके जो फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस थे उसको घटा दिया, एकदम कमजोर कर दिया बिल्कुल। अरे जा तेरी वाहियात, तेरी ये जो लाइंस है ना, इनको वाहियात बहुत कमजोर कर डाला, इसको भी बहुत बकवास कर दिया, इसकी पॉजिटिव फील्ड लाइन, नेगेटिव फील्ड लाइंस को। तो अब इनकी स्ट्रेंथ इतनी कमाल की नहीं है, तो अट्रैक्शन घट गए। और अगर अट्रैक्शन घट गए तो फिर ये दूर होने लगेंगे। और अब ये जो आयनिक सॉल्ट था, जो कि एकदम बिल्कुल आयनिक सॉल्ट, एकदम आयन पेयर के फॉर्म में कैटायन एनायन पास पड़े थे, अब ये दूर होकर सेपरेट होकर डिसॉल्व हो जाएंगे। सेपरेट होकर डिसॉल्व हो जाएंगे, डेसोसिएट हो जाएंगे। एसोसिएटेड फॉर्म में नहीं रहेंगे। अरे एसोसिएटेड फॉर्म में क्यों थे? क्योंकि
फील्ड थी, फील्ड 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 थी, फील्ड अट्रैक्शन था, कोलंबिक इंटरेक्शन हो पा रहे थे फील्ड के जरिए, लेकिन अब तो फील्ड ही चली गई, तो पास नहीं रहेंगे, दूर चले जाएंगे। बोलो यार, दूर चले गए मतलब डेसोसिएट हो जाएंगे। डिसॉल्व कैसे होंगे ये अभी अभी हम चर्चा करेंगे, कितने डिसॉल्व होंगे, कैसे होंगे, ये अभी मैं चर्चा करूंगा। बोलो यार, ये आपको समझ में आया क्या? ये बात आपके गले उतरी क्या? पहले मुझे ये समझाइए। ये एक नया सा कॉन्सेप्ट है। वैसे आपने कैपेसिटर्स में, फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पानी पर लग रहा है तो थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा। पानी की कितनी काबिलियत है कि वो कैटायन और एनायंस के साथ जुड़ी हुई फील्ड्स को रिस्ट्रिक्ट कर दे। यही है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, समझे? रिस्ट्रिक्ट कर दे, रोक दे, रोक दे। बोलो यार, हाँ मतलब वैक्यूम के रिस्पेक्ट में रोक दे। वैक्यूम में जितनी होती है, वैक्यूम में जितनी पॉजिटिव फील्ड लाइंस अलाउड हैं, पानी में कितने कितने गुना, उसके कितने गुना डिक्रीज कर गई है। मेरी बात ध्यान से सुनना, डिक्रीज कर रही है, पानी में डिक्रीज कर रहे हैं भाई। यहां पर क्या हो रहा है, इस सॉल्वेंट मीडियम में ये जो फील्ड लाइंस हैं, फोर्स फील्ड लाइंस, ये क्या हो रही है, कमजोर पड़ रही हैं। उनको कमजोर कर कौन रहा है? सॉल्वेंट कर रहा है। सॉल्वेंट ही नहीं चाहता कि ये जो फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेज हैं ये जनरेट हो, इसमें, इस सॉल्वेंट में ये फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेज जनरेट हो, ये सॉल्वेंट ही नहीं चाहता। तो किस हद तक, कितने गुना, उस वैक्यूम से कितने गुना डिक्रीज कर गई, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इसी को बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बोलो यार, किसका? उस सॉल्वेंट का, उस केमिकल स्पीसीज का। वो किस हद तक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस को जनरेट नहीं होने दे रहा है। बोलो यार, फील्ड लाइन ऑफ, खुद में फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस ना बनाने की उसकी काबिलियत, खुद में फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस ना पैदा करवाने की उसकी काबिलियत। समझे आप मेरी बात? चलें आगे, अरे आगे चलें। और ऐसा कब होगा? ऐसा कब होता है? हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, किसी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई है, किसी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी का हाई है, लो है, किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है जो आप पढ़ रहे हैं उनके लिए, जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं उनके लिए, ये एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट कितना है, एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिंपल, कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। अब मेरी एक बात ध्यान से समझना, H2SO4 की अगर मैं बात करूं, H2SO4 की बात करूं, पानी की बात करूं और अमोनिया की बात करूं, तो मुझे बताइए सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसी में होती है, H2SO4 में। कमाली होती है, भयंकर। इसी वजह से ये बहुत विस्कस भी होता है, गजबी होती है, गजबी, बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है H2SO4 में। फिर पानी और लास्ट में अमोनिया। और यही सीक्वेंस भी है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। The same is the sequence for the same is the sequence for the same is the sequence for same is the sequence for किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बोलो यार, जितनी कमाल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी उतना ही हाई होगा। और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगभग 120 के पास होता है, इसका 81 होता है, इसका 25 होता है। कौन? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बोलो भाई, किसी मटेरियल की कितनी काबिलियत है, कितनी क्षमता है कि वो खुद में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस को जनरेट ना करे, या खुद में इन फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस को जनरेट होने से रोके, खुद में इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस के बनने का विरोध करे। जैसे आप में होता है ना कि आप में कितनी टेंडेंसी है, मतलब आप कितने ईमानदार हैं, तो वही वाली बात है, वही वाली बात है, उसी का मेजर है ये, उसी का मेजर, उस टेंडेंसी का ही मेजर है कि वो कितना रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, कितना रोक रहा है, कितना प्रतिरोध कर रहा है कि उसके अंदर ये फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस ना दिखे, ना हो, ना पैदा हो। बोलो भाई, समझे आप मेरी बात? चले आगे, अरे चलें। अब होगा क्या इससे? इससे होगा क्या? इससे होगा क्या? इससे होगा ये, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा, अब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका हाई होगा, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होगा, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होगा, वहां पर आयंस के बीच में, क्योंकि फील्ड बहुत वीक हो गई है,
या फिर ना के बराबर है, बहुत डिक्रीज कर गई है फील्ड स्ट्रेंथ, बोलो यार। और अगर डिक्रीज कर गई है तो अट्रैक्शन उतने ही वीक हो जाएंगे, और अगर अट्रैक्शन उतने ही वीक हो गए तो क्या ये साथ रहेंगे क्या? नहीं। तो मतलब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा वहां पर अट्रैक्शन उतना ही कम, वहां पर अट्रैक्शन उतना ही कम, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा वहां पर अट्रैक्शन उतना ही वीक। कौन सा अट्रैक्शन? म्यूचुअल अट्रैक्शन। म्यूचुअल अट्रैक्शन, म्यूचुअल अट्रैक्शन किसके बीच में? बिटवीन एनायन कैटायन, बिटवीन एनायन एंड कैटायन। म्यूचुअल अट्रैक्शन उतना ही कम, जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट म्यूचुअल अट्रैक्शन उतना ही कम, क्योंकि फील्ड स्ट्रेंथ घट गई ना भाई, फील्ड स्ट्रेंथ तो बहुत वीक कर दी इस सॉल्वेंट ने। बोलो यार, इस सॉल्वेंट ने फील्ड स्ट्रेंथ को एकदम बर्बाद कर डाला, नष्ट कर दिया इसकी, इस कैटायन की इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को, इस एनायन की इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को बर्बाद कर डाला। और अगर बर्बाद कर दिया तो अट्रैक्शन बेहद कम, और अगर अट्रैक्शन कम तो फिर डेसोसिएशन उतना ही ज्यादा। बोलो यार, तो इसका मतलब अट्रैक्शन कम, अट्रैक्शन कम तो मतलब डेसोसिएशन ज्यादा, ऊपर ही होगा ये। अरे ये इनवर्सली इस तरह से अब ऊपर लिखूंगा मैं, ये लिख रहा हूं, ये ऊपर लिख रहा हूं, ऊपर उतना ही ज्यादा डेसोसिएशन या फिर एक्सटेंट ऑफ डेसोसिएशन उतना ही ज्यादा। बोलो यार, अगर एक्सटेंट ऑफ डेसोसिएशन ज्यादा तो फिर आयन पेयर बनने की टेंडेंसीज कम। बोलो यार, अगर एक्सटेंट ऑफ डेसोसिएशन, अगर अट्रैक्शन ही नहीं है तो फिर काहे का आयन पेयर भाई? अरे बोलो यार, अगर मैं पानी में उतार दूं या H2SO4 में उतार दूं या फिर किसी भी केमिकल स्पीसीज में उतार दूं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कमाल का है, तो उस केमिकल स्पीसीज ने क्या किया है? उस केमिकल स्पीसीज ने इस कैटायन, इस एनायन की फील्ड फोर्स को बर्बाद कर डाला है, हटा दिया है, पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, पूरी तरह से इसे नष्ट कर डाला है। और अगर नष्ट कर दिया है तो फिर क्या ये आयन पेयर में रहेंगे क्या? नहीं। बोलो यार, अरे बोलो टेंडेंसी टू आयन पेयर उतनी ही कम, टेंडेंसी फॉर आयन पेयर। बोलो भाई, ये क्या है? ये इनवर्सली है, इसके डायरेक्टली है, और ये इसके इनवर्सली है। बोलो यार, ये रिलेशन लिख लेना, अरे ये रिलेशन लिख लेना। बोलो भाई, समझ में आया क्या आपको? अरे आपको समझ में आ रहा है क्या? अंजू कैसे डिपेंड करती है जानने के लिए देखें केमिकल फोर्सेस का लेक्चर, वो भी मैं ही पढ़ाऊंगा, तो वेट करें केमिकल फोर्सेस तक। अभी तो केवल मान लें, एक लंबी कहानी है पोलराइजेबिलिटी की और पता नहीं क्या क्या, तो अभी प्लीज, नहीं तो मैं आपके वो पाप तो धोया ही अभी तक, पीएच वाले पाप धोया। अब अगर मैं उसमें चला गया तो फिर बहुत दिक्कत ही हो जाएगी। फिर आपका क्या होगा? आपका जो मेरे को पढ़ाना है, मेरा क्या होगा? अरे अंजू, उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करें, केमिकल फोर्सेस मैं ही पढ़ाऊंगा, मैं ही बताऊंगा कैसे होता है, किस पे डिपेंड करता है, कब डिपेंड करता है, मैं ही पढ़ाऊंगा। आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे। अब मैं अगर उसमें घुसा तो फिर मैं जो पढ़ाने आया हूं मैं वो नहीं पढ़ा पाऊंगा। इससे पहले मैं आपके पाप ही धो रहा था, पीएच पता नहीं क्या क्या। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया? अरे ये समझ में आया क्या आपको? ये समझ में आया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सॉल्वेंट की ही प्रॉपर्टी है, सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है, और वो सॉल्वेंट बिल्कुल चाहता है कि मेरे अंदर एक भी फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस नहीं होना चाहिए, या बेहद कम फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस होने चाहिए। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूं, चाहे वो कैटायन की रही हो चाहे वो एनायन की रही हो। और अगर मैं सपोर्ट नहीं करूंगा तो फिर मैं अट्रैक्शन भी नहीं होने दूंगा, और अगर मैं अट्रैक्शन नहीं होने दूंगा तो एक तरह से मैं डेसोसिएशन करवाऊंगा। बोलो यार, यही बात है। अरे बोल तो दो, बोलो भाई, समझे आप मेरी बात? बोलो, समझे आप मेरी बात? चलूं अब आगे चलूं क्या? आगे चलूं भाई, चलूं क्या? चलते हैं आगे। थोड़ा लग रहा होगा, अजीब सा लग रहा होगा ना? हाँ, ये कैरेक्टरिस्टिक है भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी ही है इसकी। एक और फिजिकल प्रॉपर्टी, कंडक्टिविटी। दरअसल अगर मैं एक बात आपसे पूछूं जो आप खूब जाने भी हैं, खूब मानते भी हैं। देखिए, किस पे डिपेंड करती है कंडक्टेंस? किस पे डिपेंड करती है कंडक्टेंस? किस पे डिपेंड करती है? कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करती है? चार्ज डेंसिटी पे। बोलो यार, चार्ज डेंसिटी, जिसकी चार्ज डेंसिटी बहुत हाई होगी, बहुत हाई चार्ज डेंसिटी जिसकी होगी, कंडक्टेंस वो बहुत तेजी से मूव करेगा, बहुत उसकी मोबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। ऐसा ही आप बोलते हैं, लेकिन ऐसा आप तब बोलते हैं जब आप गैस फेज की बात कर रहे होते हैं। ये तो गैस फेज की बात है। बोलो यार, ये तो गैस फेज की बात है।
या फिर विदाउट सॉल्वेशन इफेक्ट की बात है, विदाउट सॉल्वेशन इफेक्ट। अरे कंडक्टेंस पढ़ लिया क्या? कंडक्टेंस पढ़ लिया? कंडक्टेंस पढ़ा है क्या? नीतू गुप्ता, लेट्स गो अहेड। ऐसा ही होता है, जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में उस पर फोर्स भी ज्यादा, और अगर फोर्स ज्यादा तो वो फास्ट मूव करेगा। अरे ये तो बेसिक सी बात है। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड सेट की, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपने सेट की, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव और नेगेटिव आपने इलेक्ट्रिक फील्ड सेट कर दी। यहां पर आपने एक कैटायन लिया +1, एक कैटायन लिया +2 और एक लिया +3। अब आप क्या देखेंगे, कौन कितनी फास्ट मूव करेगा? जाहिर सी बात है, जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा वो फास्ट मूव कर जाएगा। पर सेकंड अगर ये यहां पहुंच गया तो ये यहीं कहीं पहुंचेगा और ये यहीं कहीं पहुंचेगा। बोलो यार, इसकी स्पीड ज्यादा होगी, और अगर इसकी स्पीड ज्यादा होगी तो मतलब कंडक्टेंस इसका कंडक्टेंस ज्यादा है, मतलब इसके चलने में ईज ज्यादा है। बोलो यार, फोर्स इस पे ज्यादा लग रहा है। ये इसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। क्यों? इस पे चार्ज डेंसिटी, ये तो इसी की प्रॉपर्टी होगी ना यार। अरे कंडक्टेंस में पढ़ा होगा, कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो सॉल्वेंट की वजह से, और कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो खुद आयन पे डिपेंड करते हैं। आयन पे चार्ज ज्यादा है तो ज्यादा तेजी से चलेगा। बोलो यार, ज्यादा सेंसिटिव है। अरे बोलो, पढ़ा होगा कंडक्टेंस में, नहीं पढ़ा तो बाढ़ में जाओ। विदाउट सॉल्वेशन इफेक्ट, ये तो विदाउट सॉल्वेशन था जब सॉल्वेशन ही नहीं हुआ था। लेकिन अगर मैं सॉल्वेशन करवा लूं, अगर मैं बात करूं, ये आपने खूब पढ़ा होगा, ये वाले आपने पढ़ा होगा, सर लिथियम है, पोटेशियम है, लिथियम सोडियम पोटेशियम और सीजियम। ये अगर मैं इन्हें मोल्टन फॉर्म में ले लूं तो कुछ और होता है। अब मैं इनको मोल्टन फॉर्म में ले लूं, मोल्टन मतलब विदाउट सॉल्वेशन इफेक्ट यार। अगर मैं मोल्टन फॉर्म में ले लूं तो कुछ और होता है। अगर मैं इन्हें सॉल्वेटेड फॉर्म में ले लूं, अच्छा मोल्टन फॉर्म में लूंगा तो क्या होगा, इस पर चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा, तो ये इस फॉर्म में चलता है, ये है मोल्टन। लेकिन अगर मैं इसी में अगर सॉल्वेटेड फॉर्म में ले लूं, एक्वस सॉल्यूशन में ले लूं, तो क्या होगा? तो हम कहते हैं नहीं सर, ये क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन बहुत कमाल का होगा, ये बल्की हो जाएगा, और अगर ये बल्की होगा तो फिर इसके चलने में दिक्कतें होंगी, इसकी मोबिलिटी घट जाएगी। ऐसा ही बोलते थे, एकदम ऐसा ही बोलते थे, याद करो, एकदम ऐसा ही बोलते थे, ऐसा ही चलता था। बोलो यार, ऐसा ही चलता था। इसकी चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, ये छोटा है, इसकी चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन यहाँ तो अगर मैं चर्चा करूं, पानी में अगर मैं चर्चा करूं और मैं H पॉजिटिव डाल दूं, तो फिर इससे छोटा तो क्या ही होगा। और अगर इससे छोटा क्या ही होगा तो इसका मतलब ये तो सबसे छोटा है, और अगर सबसे छोटा है और चार्ज तो इस पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, तो मतलब इसकी चार्ज डेंसिटी तो भयंकर हाई होनी चाहिए। और अगर इसकी चार्ज डेंसिटी भयंकर हाई है तो फिर पानी में इसको गजब का सॉल्वेट हो जाना चाहिए, और अगर ये गजब का सॉल्वेट पानी में हो जाएगा तो ये बहुत मोटा हो जाना चाहिए, भयंकर बल्की हो जाना चाहिए। और अगर ये भयंकर बल्की हो गया तो फिर ये तो बहुत कम मोबिलिटी दिखाना चाहिए, ये आप एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन सच में ऐसा है क्या? एक्चुअल में ऐसा है क्या? मुझे बताइए, एक्चुअल में है क्या ऐसा जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या है क्या ऐसा? क्या ये प्रोटॉन पानी में बहुत ज्यादा सॉल्वेट हो जाने की वजह से बहुत कम कंडक्टेंस दिखाए? एक्चुअल में ऐसा है क्या? आप मुझे बताएं, है क्या एक्चुअल में ऐसा? अरे हाइड्रोलाइसिस नहीं, हाइड्रेशन। अरे ये हाइड्रोलाइसिस नहीं कर रहा, हाइड्रेशन कर रहा। हाइड्रोलाइसिस तो हो ही नहीं सकता मूर्खों। अरे गोबरी हो क्या? हाइड्रोलाइसिस नहीं है ये। अरे हाइड्रोलाइसिस तो चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है, तो ये इनकी चार्ज डेंसिटी इतनी ज्यादा है क्या? मैंने क्या बोला था, +3 या उससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो फिर वहां हाइड्रोलाइसिस होता है, तो फिर वहां पर इतने गजब की कोवेलेंसीज आती हैं कि OH बॉन्ड टूट जाए, OH बॉन्ड इतना वीक हो जाए, टूट जाए। अरे वो तो चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करता है। इसकी चार्ज डेंसिटी इतनी कमाल की है क्या? बोलो यार। लिथियम की हो सकती है, इनमें तो नहीं होगी यार। सीजियम में कोई लिख रहा है, सीजियम में नहीं। कोई नहीं, छोड़ो। मैं तो ये कह रहा हूं, ये तो बहुत छोटा है, और अगर ये बहुत ज्यादा सॉल्वेट होता था, अगर ये कमाल का सॉल्वेट हो जाता था तो ये बहुत बड़ा हो जाता था। सॉल्वेशन के बाद तो इसका सॉल्वेशन स्पेयर आ जाएगा, प्राइमरी सेकेंडरी सब आ जाएंगे, और ये बहुत बड़ा हो जाएगा। अब इसे चलने में तकलीफ होगी तो इसकी मोबिलिटी सबसे कम होगी, ये बात तो ठीक है। लेकिन प्रोटॉन तो बहुत ही छोटा है, इससे छोटा तो और क्या ही लेगा? न्यूक्लियस है ये तो न्यूक्लियस ही है, अब इससे छोटा और क्या लेगा?
इसके केस में तो फिर सॉल्वेशन बहुत ही कमाल का हो जाना चाहिए था, और बहुत कमाल का हो जाना चाहिए था, तो फिर हाइड्रेशन स्पेयर तो बहुत गजब का बनना चाहिए था, और बहुत गजब का बनता तो फिर ये बहुत बड़े होते, कमाल होते, एकदम बहुत मोटे ताजे होते, एकदम बहुत मोटे सुमो पहलवान टाइप। तो फिर इनका चलना तो बहुत मुश्किल हो जाता, तो इनकी मोबिलिटी बहुत कम होनी चाहिए थी। लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा है? क्या एक्चुअल में तो ऐसा नहीं है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है, नहीं है ऐसा। सब सही सही सही, बहुत सही जवाब दे रहे हैं, बहुत सही जवाब दे रहे हैं। अच्छा, ऑटो टाइपिंग से गलत हो गया है, हाइड्रोजन लिखा गया, कोई नहीं। ग्रोथरस मैकेनिज्म, बहुत बढ़िया हर्ष, यही है वो ये मोबिलिटी, बहुत बढ़िया, यही बहुत बढ़िया। पुष्कर, पुष्कर है ये, पुष्कर चंचल है, चंचल, बहुत बढ़िया चंचल, यही बात, यही बात, यही बात। अब मैं कंडक्टिविटी की चर्चा कर रहा हूं, और कंडक्टिविटी में कमाल की बात है, जो आपका सॉल्वेंट होता है ना, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के जो ऑटो आयनाइज्ड प्रोडक्ट हैं, सॉल्वेंट के ऑटो आयनाइज्ड प्रोडक्ट, क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनिए, सॉल्वेंट, ऑटो आयनाइज्ड प्रोडक्ट, ऑटो आयनाइज्ड प्रोडक्ट जो होते हैं किसी भी सॉल्वेंट के, इन ऑटो आयनाइज्ड प्रोडक्ट्स का, इन ऑटो आयनाइज्ड कैटायन एनायन की, इनकी कंडक्टिविटी इस सॉल्वेंट में, इसी सॉल्वेंट में जिसके ये ऑटो आयनाइज्ड प्रोडक्ट हैं, अरे ये अमोनिया है, ये अमोनिया, ये अमोनियम कैटायन है, ये एमाइड आयन है, तो ये अमोनियम कैटायन, ये एमाइड आयन, इन दोनों की कंडक्टेंस इस अमोनिया में भयंकर कमाल की होगी। कैसे होता है ऐसा, चलिए समझते हैं। ये होता है ग्रोथरस मैकेनिज्म के थ्रू, ग्रोथरस मैकेनिज्म, ग्रोथरस मैकेनिज्म के थ्रू ऐसा होता है। जैसे होगा क्या, होगा क्या, होगा ये, पानी में हाइड्रोनियम आयन इस तरह से, बोलो यार। अब क्या करना है, इस प्रोटॉन को इस जगह से चलते 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 इस एंड तक जाना है, यहां तक आना है, यहां तक आना है। तो फिर वो ऐसे नहीं आता, इस तरह से नहीं आता, ऐसे नहीं है कि ये वाला हाइड्रोजन उठ के यहां तक पहुंच जाएगा, चलेगा, ट्रेवल करेगा और यहां तक पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होगा। दरअसल होगा ये कि यहां पर और दूसरे जो पानी मॉलिक्यूल हैं, दूसरे जो पानी है, ये होगा क्या, होगा ये कि इस पानी पर ये लोन पेयर होगा, इस ऑक्सीजन पे ये लोन पेयर होगा, बोलो यार, ये लोन पेयर होगा इस ऑक्सीजन पर। तो ये क्या है, यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज है, बोलो यार, एक लोन पेयर, बोलो भाई ऐसा ही है। तो यहां पर क्या होगा, ये जो लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर, ये पानी कहेगा देख, ओए ओए, इस प्रोटॉन को बोलेगा आजा आजा मेरे पास आजा, कोई दिक्कत नहीं है, देख मेरे पास एक्स्ट्रा लोन पेयर, आजा आजा मेरे पास, आजा आजा मेरे पास। तो ये क्या करता है, ये उठ के यहां, ये लोन पेयर जैसे ही इस प्रोटॉन को देता है ना, ये ऑक्सीजन, तो ये ऐसे हो जाएगा, बोलो यार ऐसा ही होगा, अरे ऐसा ही होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब क्या होगा, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ऐसा हुआ। अब ये वाला जो बचे, ये वाला जो बचा, ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा ऐसा। अब यहां कमाल हो गया। दरअसल क्या हुआ, ऑक्सीजन ने जैसे अपना लोन पेयर इस प्रोटॉन को दिखाया ना, तो इस प्रोटॉन ने क्या किया, ये प्रोटॉन आके उससे जुड़ी गया, केमिकल बॉन्ड ही बना लिया, कोवेलेंट बॉन्ड ही बना डाला। और अब ऑक्सीजन को याद आया, ओहो इसके साथ केमिकल बॉन्ड बनाया, मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ना ना ना, कभी नहीं रख सकता, नेवर एवर, कभी नहीं रखूंगा। तिलमिला उठेगा ऑक्सीजन और तुरंत त्यागना चाहेगा इसे, इस हाइड्रोजन को तुरंत हटाना चाहेगा यहां से। अरे ये वही है, ये शादी वाला लड्डू ही है, जब तक नहीं लिया होता तब तक मचल रहा होता है, आजा 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 आजा, कोई दिक्कत नहीं, आजा। लेकिन जैसे ही लेता है तो समझ में आता, ओहो ये, अरे ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके जुड़ने से मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिसे ऑक्सीजन कतई बर्दाश्त नहीं करता, और तुरंत जैसे ही आया तुरंत उसको निकालना चाहेगा, तुरंत कहेगा नहीं नहीं नहीं, बकवास है रे, बकवास है, दूर से अच्छा लग रहा था, बस दूर से ही ठीक था, पास में तो बहुत बकवास है, उल्टा मेरे पे पॉजिटिव चार्ज ला रहा है। ऑक्सीजन कभी बर्दाश्त नहीं करता पॉजिटिव चार्ज, तुरंत इसे लात मार के बाहर निकालेगा। और अगला वाला अब वो भी इसी में है, वो भी इसी फिराक में है, कोई नहीं, आजा आजा, मैं दूंगा तुझे, मैं तुझे जगह दूंगा, मैं तुझे अपनाऊंगा,
ये वाला ऑक्सीजन बोलता है कोई दिक्कत नहीं, आजा मेरे पास आजा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही ये अपनाता है, यही घटना इसके साथ भी घट जाती है, यही घटना इसके साथ भी। जैसे जैसे कई बार ऐसा नहीं होता कि आपका दोस्त की शादी होगी तो उससे सबक नहीं लेते, कहते नहीं नहीं मेरी होगी तो मेरी तो और अच्छा ही होगा, लेकिन फिर बाद में आपके साथ भी वही घटना घट जाती है। तो हूबहू वही हुआ है यहां पर। ये ऑक्सीजन इससे नहीं समझा, इसके हालात से ये नहीं माना, कहा नहीं कोई नहीं, अरे मैं कुछ बढ़िया कर जाऊंगा। लेकिन देखते हैं नहीं, वही खिलवाड़ इसने इसके साथ भी कर दी। बोलो यार, वैसी की हूबहू वही खिलवाड़ इसके साथ भी होगी, और ये चलता रहेगा और तुरंत आग की तरह लेगा और देगा, इस तरह से। और ये बहुत तेजी से ये प्रोटॉन यहां से वहां तक पहुंच जाता है पलक झपकते ही। और इसी वजह से सॉल्वेंट के जो ऑटो आयनाइज्ड कैटायन एनायन हैं, उनकी कंडक्टेंस कमाल की होती है इसी ग्रोथरस मैकेनिज्म से। समझे आप मेरी बात? ये वाली घटना होगी, ये वाली घटना होगी। अब यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये भी पानी हो गया, ये भी पानी हो जाएगा। बोलो यार, अब ये वाली पूरी स्थिति इसकी बन जाएगी अब। बोलो यार, और ये फिर तिलमिला उठेगा, ये भी पागल हो जाएगा एकदम, कहेगा नहीं अरे ये क्या बवाल पाल लिया मैंने, नहीं मुझे तो किसी भी तरीके से पीछा छुटाना है इससे। और ये कहता है आजा आजा कोई दिक्कत नहीं है। ये शादी कर लेता है, मतलब ये शादी करता है और ये शादी में धोखा पाता है। ये नहीं समझता, इससे कोई सबक नहीं लेता, इसलिए इसके साथ भी ऐसा ही होता है। और ये सबके साथ पलक झपकते ही घट जाता है और बहुत तेजी से यहां से चला हुआ प्रोटॉन यहां पहुंच जाता है। बोलो यार, ये समझ में आया क्या आपको? ये समझ में आया क्या? सरफेस नहीं है इतना प्रोटॉन में। सरफेस मतलब क्या कहना चाह रही हैं आप? अरे क्या कहना चाह रही हैं आप सुप्रिया, आप क्या कहना चाह रही हैं? थोड़ा और क्लियर कीजिए। आपको ये बातें समझ में आई? आपको ये बात समझ में आई क्या? चले आगे। ग्रोथरस मैकेनिज्म ऐसा ही होगा, अगर आप ऐसा ही होगा, हूबहू ऐसा ही होगा अगर आप बेस ले लें, अगर आप हाइड्रोक्साइड को पानी में ले लें, हाइड्रोक्साइड इन वाटर। बोलो यार, अगर आप पानी में हाइड्रोक्साइड को ले लें तो वो भी ऐसे ही खिलवाड़ करेगा, वो भी इसी तरीके से चलेगा। अरे बोल तो दो। ऐसा ही होगा। बोलो यार, ये यहां से ये यहां पर अगला स्टेप, पानी ये बन जाएगा हाइड्रोक्साइड। बोलो यार, इस तरह से, अरे बोल तो दो, बोलो भाई, इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। यहां पर अगर मैं बात करूंगा फिर, तो ये क्या करेगा, ये इस प्रोटॉन को ले लेगा। बोलो यार, इस प्रोटॉन को ले लेगा और ये उधर इस तरह से ये पानी और ये हाइड्रोक्साइड इस तरह से ये चलता रहेगा। ये पूरा खिलवाड़ इस तरह से चलेगा। ये हाइड्रोक्साइड यहां से चला था, यहां तक पहुंच गया। ऐसे ये इस ग्रोथरस मैकेनिज्म से ये एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचते हैं। क्या ये यही प्रोटॉन था? क्या ये वही प्रोटॉन था क्या जो यहां से चला था? क्या ये वही प्रोटॉन है क्या? अरे नहीं, ये वो प्रोटॉन नहीं है। ये प्रोटॉन इसके साथ जुड़ गया, ये वाला निकल गया, ये वाला निकल गया। अब ये इसके साथ जुड़ गया, ये वाला निकल गया। अब ये वाला इसके साथ जुड़ गया, ये निकल गया। ये वाला इसके साथ जुड़ गया, ये वाला यहां जुड़ गया, ये बाहर निकल गया। तो हमने शुरुआत कहां से की थी? शुरुआत यहां से की थी, लेकिन ये तो यहीं रह गया था। बोलो यार, जिससे आप चले थे, जिस प्रोटॉन से आप चले थे, क्या वही ट्रेवल करके वहां मिला है क्या? ना। बोलो यार, अरे बोलो, समझे क्या आप मेरी बात? चलें आगे, चलें क्या? आकाश बिल्कुल सही कह रहे हैं। आकाश एकदम बिल्कुल आपने सही कहा। अरे प्रोटॉन तो करेगा ही, प्रोटॉन तो बर्बादी पे उतरा हुआ है, वो तो करेगा ही, वो तो दूसरे को बर्बाद कर देगा। उसे तो स्टेबिलिटी चाहिए भाई, उसे तो स्टेबिलिटी, उसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है, उसे तो चाहिए, उसे तो इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, तो वो तो जाएगा। लेकिन जो दे रहा है
वो जब उसकी असलियत जानेगा उस प्रोटॉन की कि ये तो भयंकर अनस्टेबलाइज मुझे ही कर रहा है, अरे ये ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को समझ में आता है, इस ऑक्सीजन को समझ में आता है कि इसमें तो इतनी डेफिशिएंसी है कि मुझे ही पागल कर देगा, तो कहता नहीं है भाई मेरे को नहीं चाहिए, तू एकदम नहीं चाहिए, वो तो मैंने इंटरेस्ट दिखाया था कि तू बेसहारा घूम रहा है, तेरे में डेफिशिएंसी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तू मेरी ही सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले जाए। और इस वजह से कोई इसे पनाह नहीं देता, सब सब पेशकश जरूर करते हैं, लेकिन जैसे ही ये उनसे जुड़ता है इसकी हरकतों से उन्हें तुरंत समझ में आ जाता है कि नहीं, इसके साथ रहना सेफ नहीं है, क्योंकि इसका होना मेरे पे पॉजिटिव लाता है और मैं कतई ऑक्सीजन, मैं कतई पॉजिटिव बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए जितना जल्दी हो इसे मैं त्याग दूं, और वो त्याग देता है। और इसी तरीके से ये बहुत फास्ट एक से दूसरे पे, दूसरे तीसरे पे, चौथे पर पहुंचता है और एक जगह से दूसरी जगह बहुत पलक झपकते ही पहुंच जाता है। यही इसकी हाई कंडक्टिविटी की वजह है। चलते हैं आगे। आप मुझे बताइए, एक सवाल है आपके सामने एक सवाल है, और वो सवाल है इनमें से कौन सा है, इनमें से कौन सी सॉल्यूशन है, विच सॉल्यूशन हैज लीस्ट कंडक्टिविटी, इसमें से कौन सी सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी भयंकर कम होगी, सबसे कम होगी, किसकी होगी? पानी, दूसरा अमोनिया, इन अमोनिया, डी हाइड्रोक्साइड इन अमोनिया। बताइए कौन है वो जिसकी कंडक्टिविटी, इसमें से कौन सी सॉल्यूशन है जिसकी कंडक्टिविटी सबसे कम होगी, कौन सी है वो? बहुत बढ़िया, कई लोगों ने सही जवाब दिए, कई लोगों ने लगभग सब ने ही। कैसे पता चला? आप जानते हैं, अगर मैं पानी का, वाटर सॉल्वेंट का ऑटो आयनाइजेशन कराऊं तो उसमें से एक जो कैरेक्टरिस्टिक कैटायन है वो प्रोटॉन ही होता है। और मैंने बोला जो कैरेक्टरिस्टिक कैटायन एनायन होते हैं आयनाइज्ड प्रोडक्ट के, ऑटो आयनाइजेशन प्रोडक्ट के, उनका कंडक्टेंस कैरेक्टरिस्टिक सॉल्वेंट में भयंकर होता है, कमाली होता है, ग्रोथरस मैकेनिज्म के थ्रू। ये तो मेरे को समझ में आता है। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक कैटायन है, बिल्कुल बहुत गजब की होगी, मजा ही आ जाएगा। यहाँ पर इसमें भी मजा ही आ जाएगा क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक कैटायन है इस अमोनिया सॉल्वेंट का, ये कैरेक्टरिस्टिक एनायन है इस अमोनिया सॉल्वेंट का। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ केवल एसिड बेस रिएक्शन ही होता रहेगा और कुछ नहीं होगा। जैसे मैंने हाइड्रोक्साइड लिया, बोलो यार, हाइड्रोक्साइड मैंने ले लिया और बगल में अमोनिया है, मान लीजिए बगल में ये अमोनिया है, ठीक है, आगे भी अमोनिया है, इस तरह से सॉल्वेंट है ये, तो आगे भी अमोनिया है, बोलो यार, ये पड़ा हुआ है इस तरह से, अरे बोल तो दो। तो जैसे ही ये नेगेटिव इस प्रोटॉन को लेगा, जैसे ये नेगेटिव इस प्रोटॉन को लेगा, ये नेगेटिव इस प्रोटॉन को लिया, ये क्या बन जाएगा, ये बन गया पानी, बोलो यार, और ये बन गया एमाइड, ठीक है, ऐसा ही हुआ, बोलो यार, ये एमाइड बन गया। अब यहाँ अमोनिया है, अमोनिया, आगे भी अमोनिया इसी तरह से चल रही है। अब मुझे एक बात बताना, ये जो एमाइड है ये किससे प्रोटॉन लेगा, आगे चलाएगा, यहां से लेगा या फिर यहां से लेगा? यहां से, क्योंकि आप जानते हैं अमोनिया और पानी में ज्यादा एसिडिक कौन है, मतलब बहुत आसानी से प्रोटॉन कौन दे देगा? ये आसानी से प्रोटॉन देगा या फिर ये आसानी से प्रोटॉन देगा? कौन देगा आसानी से प्रोटॉन? ये देगा रे, ये पानी, और ये पानी देगा तो फिर से यही वाली सिचुएशन घट जाएगी और यही चलता रहेगा। बस ये इधर ये प्रोटॉन यहां से यहां यहीं पर रह जाएगा, आगे ट्रेवल नहीं कर पाएगा। समझे आप मेरी बात? इसी तरह से ये अपने दोनों जो एडजेसेंट मॉलिक्यूल है ना, हाइड्रोक्साइड और अमोनिया, ये आपस में
ये प्रोटॉन एक्सचेंज करते रहेंगे, आगे प्रोपोगेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं पानी जो होता है, ये जो वाटर है, ये ज्यादा एसिडिक है इस अमोनिया से, इसलिए ये तुरंत अपना प्रोटॉन इसको दे देगा और इसको प्रोटोनेट करके अमोनिया में बदलेगा, यही सिचुएशन हो जाएगी, फिर ले लेगा, फिर दे देगा और ये यहीं रह जाएगा। बोलो यार, बोलो भाई। स्मृति बिल्कुल सही है। आकाश, आकाश सी क्यों बोला आपने? सी में आपको ऐसा क्या दिख गया आकाश? अरे हाइड्रोक्साइड जैसे मैंने समझाया था ना, वैसे अमाइड है अमोनिया में। बोलो यार, जैसे मैंने हाइड्रोक्साइड समझाया था ना पानी में, जैसे हाइड्रोक्साइड पानी में समझाया, वैसे अमाइड अमोनिया में है। अरे बोल तो दो, समझे आप मेरी बात? चलें आगे, चलते हैं आगे। आपको मेरी बात समझ में आई क्या? चलते हैं आगे, चलिए। हाँ, मुझे एक बात बताइए, अगर मैं H2SO4 की बात करूं, H2SO4 का थोड़ा सा जिक्र कर रहा हूं, समझना मेरी बात समझ लेना भाई। H2SO4 की जिक्र कर रहा हूं, H2SO4 का एक मॉलिक्यूल और है, दूसरा मॉलिक्यूल, ये क्या करेगा, ये प्रोटॉन देगा, और ये प्रोटॉन देगा तो ये क्या बन जाएगा, HSO4 नेगेटिव। बोलो यार, और अगर इसने प्रोटॉन लिया तो ये क्या बन जाएगा, H3SO4 पॉजिटिव। ये होता है ऑटो आयनाइजेशन H2SO4 का, ये ऑटो आयनाइजेशन होता है H2SO4 का। बोलो यार, अरे बोलो, H2SO4 का ऑटो आयनाइजेशन है ये, ऑटो आयनाइजेशन, और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁴। इसका जो ऑटो आयनाइजेशन कांस्टेंट है ना, ऑटो आयनाइजेशन कांस्टेंट, उसकी वैल्यू है ये 10⁻⁴। मतलब कमाल का डेसोसिएशन होता है इसका, अब अगर मैं इसके न्यूट्रल पॉइंट की बात करूं तो, इसका न्यूट्रल पॉइंट क्या हो जाएगा, न्यूट्रल पॉइंट हाफ ऑफ पी के H2SO4। बोलो यार, ये क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ 4 2। ठीक है, रेंज की अगर चर्चा करूं, पीएच रेंज की अगर चर्चा करूं तो 0 से 4 होगा, और ये 2 इसका क्या हो जाएगा, ये इसका न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा, न्यूट्रल पॉइंट। बोलो यार, यहां पर क्या है, यहां पर ये सभी स्पीसीज एसिडिक होंगी, ये सारी स्पीसीज एसिडिक है, और ये वाली सारी स्पीसीज बेसिक रेंज में लाई करेंगी, ऐसा ही होगा। अरे बोल तो दो, बोलो भाई। ठीक है, यही होगा, अरे यही होगा, ऐसे ही चलेगा ये मामला। ये खेला होता है H2SO4 का, ये H2SO4 का खेला है। चलते हैं अब आगे, एसिड बेस केमिस्ट्री में, एसिड बेस केमिस्ट्री ऑफ अमोनिया एंड वाटर, एसिड बेस केमिस्ट्री ऑफ अमोनिया एंड वाटर, अमोनिया एंड वाटर। आप मुझे एक बात बताइए, इससे पहले ये जो अब मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, अमोनिया में कौन स्ट्रांग होगा, कौन वीक होगा, कैसे आप पता लगाएंगे, इससे पहले अभी तक जो मैंने पढ़ाया, आज जो मैंने पढ़ाया, उसमें आपको कहीं दिक्कत है तो मुझे बताइए, जल्दी से बताइए। इसको मैं रहने भी दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अगली क्लास में इसे डिस्कस कर लूंगा। और बताइए, और बताइए, और बताइए, और बताइए, और बताइए, एक बार बताइए प्लीज। हाँ भाई, बताइए।
हाँ हर्ष जलान, सही बात है ये। कैसे होगा सुप्रिया, मैं बता देता हूँ कैसे होगा। अच्छा, एक पुष्कर का सवाल है। पुष्कर, H पॉजिटिव का पानी और H2SO4 दोनों में से किस में ज़्यादा होगा? किस में ज़्यादा होगा? कंडक्टेंस का सवाल है पुष्कर। एक बार आप कंडक्टेंस वाली मैडम से पूछ लेना, उसके बाद मैं बता दूंगा। कंडक्टेंस का सवाल है, एक बार पूछना कंडक्टेंस वाली मैडम से, उसके बाद मैं बता दूंगा। ठीक है, अरे पूछ लेना एक बार मैडम से, फिर मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे होना किसका ज़्यादा चाहिए, किसका ज़्यादा होना चाहिए? बहुत आसान सा लॉजिक है, भयंकर आसान लॉजिक है। मैं बता देता हूँ, बता दूँ? अरे बोलो, मैं बता देता हूँ, बताऊँ? आपको सिंपल क्या देखना है? अच्छा बताइए, किस में ज़्यादा होना चाहिए? किस में ज़्यादा होना चाहिए? जहां पर अनस्टेबिलिटी ज़्यादा है। पानी कह रहा है नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं लूंगा, मैं नहीं ले सकता, जैसे ही मेरे पे आ रहा है पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। H3O पॉजिटिव कहता है नहीं, मैं तो बहुत अनस्टेबल हूं, मैं तो लूंगा तुरंत छोड़ूंगा, मैं तो जैसे ही लूंगा तुरंत छोड़ दूंगा, मैं तो रह ही नहीं सकता, एकदम नहीं रह सकता। इसके बारे में आपके क्या ख्याल आते हैं? क्या ये रखेगा क्या? क्या ये रखेगा क्या? पानी का भी बाप है, कहेगा एकदम ही नहीं रखूंगा, भाड़ में गया तू। बोलो यार, अरे बोलो, भाड़ में गया, ऐसी की तैसी तेरी। समझे आप मेरी बात, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? कंडक्टेंस किस में ज्यादा होगी? जिसमें अनस्टेबिलिटी ज्यादा होगी। प्रोटोनेट होने के बाद जो ज्यादा अनस्टेबल होगा, प्रोटोनेट होने के बाद बहुत ज्यादा जो अनस्टेबल होगा। बोलो यार, अरे बोल तो दो, बोलो बोलो। समझे आप मेरी बात, क्या बोल रहा हूं मैं? समझे आप मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं? समझिए। यही H2SO4 है। बोलो यार, इसने एक प्रोटॉन ले लिया, इसने ये प्रोटोनेट हो गया। ओहो, प्रोटोनेट हो गया। बोलो यार, प्रोटोनेट हो गया। खुद क्या है ये? sp2 है। बोलो यार, sp2 है, लेकिन यहां पर ये वाटर का ये ऑक्सीजन क्या था? sp3 था। बोलो यार, तो ज्यादा अनस्टेबल कौन हुआ? ये। और अगर ये ज्यादा अनस्टेबल हुआ तो टच होगा निकल जाएगा, टच होगा निकल जाएगा, टच हुआ निकला। बोलो यार, समझे क्या पुष्कर? पुष्कर, आप मेरी बात समझ रहे हैं क्या? हाँ, H2SO4 लग रहा नहीं है, एकदम बस टच होके गेंद निकल जाएगी। प्रोटॉन जैसे ही इसकी विसिनिटी में आएगा, थोड़ा सा इंटरेक्शन करेगा और आगे आगे बढ़, आगे। यहां मत देख, क्योंकि ये ऑक्सीजन बोलेगा मैं sp2 हूं, ये तो फिर भी sp3 दे देता है, और बगल में हाइड्रोजन ही लगा है, इसके बगल में सल्फर के साथ ये एक और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, ऐसी की तैसी कर देगा। अरे बोलो, इसको अगर आप दिखाएंगे फॉर्मली, अगर आप इसे दिखाएंगे तो आप इसे ऐसे ही दिखाते हैं, ऐसे बगल में पॉजिटिव चार्ज वाला और लगा हुआ है, ऑक्सीजन के बगल में, इस ऑक्सीजन के बगल में, इस ऑक्सीजन के बगल में ये पॉजिटिव रखा हुआ, ये सल्फर है, और OH वाट लगा दे रहे हैं इसकी, तो इस ऑक्सीजन की भी वाट लगी हुई है, देना नहीं चाहता बिल्कुल भी। बोलो यार, बोल तो दो, अरे बोलो। थोड़ा भी दिया तो आतंक मच जाएगा इसके ऊपर, कयामत, भयंकर कयामत आ जाएगी इसके ऊपर, एकदम पहाड़ टूट पड़ेगा मुसीबतों का। तुरंत कहेगा बस थोड़ा सा लिया, निकल निकल, थोड़ा सा इंटरेक्शन हुआ, निकल। समझे आप मेरी बात? पुष्कर, आप मेरी बात समझे क्या? समझ गए होंगे, समझ गए होंगे। कोई नहीं, मैडम से पूछना नहीं पूछना मुझे नहीं पता, मैं तो बता रहा था। हाँ, एक ने पूछा कि बताइए एमाइड का अमोनिया में, हाँ तुरंत बफरिंग हो रही है क्या? स्ट्रॉन्शियम एक्वस में कंडक्टेंस, भाई प्रदीप जी, इसको मैडम से पूछना, जो कंडक्टेंस मैम पढ़ा रही है उनसे पूछना भाई, मैं नहीं बता सकता। कैसे रोकता है देवेश? अब उतना नहीं समझना है आपको, कैसे रोकता है, कितना रोकता है, उसका मैकेनिज्म आपको नहीं समझना है। एक ने पूछा था अमाइड आयन अमोनिया में, यही पूछा था, ये कैसे होगा? अरे कुछ नहीं करना यार, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको अपन बाद में शुरू करेंगे, अगली क्लास में शुरू करेंगे इसे। मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप अपने जो आपको 2-4 डाउट है आप मुझसे पूछ लें, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, और यहाँ पर है आपका अमाइड,
ये है अमाइड। ठीक है, सिंपली कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये इस प्रोटॉन को लेगा, ये बन गया एमाइड यार। इसी एमाइड को आगे चला लेना, एकदम इसी को आगे चलाते रहना, इसी को आगे चलाते रहना यार। अरे भाई इसी को आगे चला लेना ना भाई, इसी को आगे चला लेना, इसी को आगे चला लेना। अगले केस में क्या बन जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा, ये अमोनिया बन चुका है, ये नेगेटिव है, ये फिर अमोनिया है। बोलो यार, ये इसे लेगा, फिर ये अमाइड बनेगा, आगे फिर ये एक और अमोनिया रहे होंगे। बोलो यार, ये भी अमोनिया, ये भी अमोनिया। बोलो यार, ये अमाइड बन चुका है NH2। अरे बोल तो दो, यहां फिर अमोनिया, ये फिर ले लेगा इससे अमाइड, और ये इस तरह से आगे चलता रहेगा, इसी तरह से ये चलता है। बोलो यार। अच्छा, तुम लोगों को मोहित सर पढ़ाए हैं क्या? सही है सही है सही है, मोहित सर ने बताया होगा। अगर मोहित सर ने पढ़ाया है तो वो तो मोहित सर ने पढ़ाया तो उन्होंने बताया होगा, मोहित सर ने पढ़ाया तो बताया होगा उन्होंने पक्का। ठीक है। अरे बोलो, अगली क्लास में मैं डिस्कस करूंगा, अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसिड बेस केमिस्ट्री, अमोनिया की और पानी की, पानी और अमोनिया की एसिड बेस केमिस्ट्री, पानी और अमोनिया की एसिड बेस केमिस्ट्री अगली क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। और वहीं पे मैं डिस्कस करूंगा लेवलिंग और डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। कब कोई सॉल्वेंट किसके लिए लेवलिंग का काम करेगा, किसके लिए वो डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट कहलाएगा, ये मैं जिक्र करूंगा अगली क्लास में। अभी तक अगर आपको आज वाली क्लास में अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बताइए, जल्दी से बता दीजिए अगर कोई डाउट है तो। बस मैं क्लास छोड़ रहा हूँ। हाँ हाँ, मोहित सर मेरे फ्रेंड है यार, वो है नहीं अभी यहाँ पर, वो पढ़ाए होंगे पक्का, अच्छा पढ़ाते हैं वो। अभी तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए प्लीज। जो मैंने पढ़ाया इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को लेकर या उससे पहले पीएच को लेकर, पीएच स्केल डिफाइन होती है, आपको खूब पता है पीएच स्केल आप डिफाइन करते हैं। पीएच स्केल क्यों डिफाइन कर रहा हूं, ताकि मैं एचाइन की कंसंट्रेशन समझ सकूं, किसी सॉल्वेंट में एचाइन की कंसंट्रेशन कितनी है उसको मैं कन्वीनियंटली लिख सकूं, उसके लिए मैं पीएच स्केल डिफाइन करता हूं। पीएच स्केल कहां से कहां तक चलती है, ये एक अच्छा सवाल है। पीएच स्केल कहां से कहां तक चलेगी, पीएच स्केल कहां से कहां तक चलेगी, जीरो से लेकर उसके डेसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू तक, जीरो से लेकर उसके डेसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू तक। ठीक है, दो बात। तीसरी बात कि पीएच स्केल एच आयन कंसेंट्रेशन के लिए थी, अगर मैं अमोनिया की बात करूं और मेरे को अमोनियम आयन की कंसेंट्रेशन निकालनी है तो फिर PNH4 हो जाएगा। बोलो यार, बोलो, इस तरह से आप स्केल डिफाइन करते हैं। और यहां पर स्केल डिफाइन करने से पहले जरूरी है डेसोसिएशन कांस्टेंट जान लेना, ऑटो आयनाइजेशन कांस्टेंट जान लेना, जो कि टेम्परेचर के फंक्शन है, और टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा तो फिर डेसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेंगी और रेंज जो होगी वो रेंज कम होने लगेगी, ये मैंने बोला था। इसके अलावा हमने फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात की। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में मैंने आपको बताया किसी भी मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब उस मटेरियल की कितनी एबिलिटी है कि वो खुद में से इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं गुजारने दे रही है, या फिर वो खुद में से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जनरेट करना चाहती, खुद में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करने देना चाहती। ये है उस मटेरियल का, उस केमिकल स्पीसीज का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी, ये मैंने समझाया। यहां पर इस रिलेटिव परमिटिविटी की एप्लीकेशन ये है कि अगर किसी भी सॉल्वेंट की रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होंगे तो फिर उसमें, उस सॉल्वेंट में आयनिक सॉल्ट बहुत आसानी से डेसोसिएट हो जाएंगे, और अगर डेसोसिएट हो गए तो फिर यहां पर बहुत आसानी से ये सॉल्ट डिसॉल्व भी हो जाएंगे। डिसॉल्व कैसे होते हैं, हाइड्रेशन के थ्रू, सिंपल, दैट्स सिंपल। इसके अलावा फिर हमने ग्रोथरेस मैकेनिज्म डिस्कस किया। ग्रोथरेस में मैंने आपको बताया कि जो भी कोई सॉल्वेंट है, जब ये अपने ऑटो आयनाइजेशन के लिए जाता है और प्रोडक्ट कैटायन एनायन बनाता है, तो इन कैरेक्टरिस्टिक कैटायन एनायंस की कंडक्टेंस बहुत ज्यादा होती है इस गिवन सॉल्वेंट में, ग्रोथरेस मैकेनिज्म के थ्रू। इतना ही हमने चर्चा की।
इसके अलावा मैंने आपको बताया कि किस तरह से H2SO4 डेसोसिएट करता है, उसकी जो रेंज है वो 0 से 4 तक ही है, और इसका जो 2 है वो उसका न्यूट्रल पॉइंट है। इतना हमने डिस्कस किया। 0 से 2 एसिडिक रेंज है, 2 से 4 बेसिक रेंज है, 2 न्यूट्रल पॉइंट है। दैट्स इट, इतना ही आज हम लोगों ने डिस्कस किया है। समझे आप मेरी बात? हाँ बताऊंगा बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। हाँ, अच्छा पढ़ाते हैं। वॉल्यूम थोड़ी कम होती है, मतलब वॉल्यूम मतलब चंचल, वॉल्यूम का मतलब चंचल, वॉल्यूम का मतलब क्या है? अरे मैं शुरू करने को अभी दूसरा कॉन्सेप्ट शुरू कर सकता हूं, लेकिन फिर वो कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं हो पाएगा अभी इस क्लास में। अगर मैं दूसरा कॉन्सेप्ट शुरू करूंगा तो वो कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आप तो मुझे एक बात बताइए, बताइए HClO4 H2SO4 एसिटिक एसिड, पानी और अमोनिया, बताइए एसिडिटी का सीक्वेंस क्या होगा? एसिडिटी का सीक्वेंस क्या होगा? ये कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा? Ka का सीक्वेंस क्या होगा? डेसोसिएशन कांस्टेंट, डेसोसिएशन कांस्टेंट मतलब जब ये डेसोसिएट करेगा, ये Ha टाइप एसिड, Ha टाइप एसिड जब ये डेसोसिएट करेगा H पॉजिटिव और A नेगेटिव में, जब ये डेसोसिएट करेगा तो इस रिएक्शन का, इस डेसोसिएशन रिएक्शन का, इस एसिड डेसोसिएशन रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka हम बोलते हैं, इसको Ka से हम डिनोट करते हैं। तो Ka की सीक्वेंस क्या होगी? सबसे ज्यादा इसका होगा, फिर इसका, फिर इसका और ये इसका। इसी तरह से होता है। बोलो यार, इसी तरह से होता है, इसी तरह से होता है, ऐसा ही होता है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पे अगर मैं बात करूं तो आप इसे क्या कहते हैं? आप इसे कहते हैं वीक एसिड। ये मैं एक प्रीव्यू की बात कर रहा हूं, अब मैं इसको ढंग से डिस्कस करूंगा। अरे मैं वैसे ही डिस्कस कर रहा हूं, वैसे ही डिस्कस कर रहा हूं, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, बस वैसे डिस्कस कर रहा हूं। ये पूरा कॉन्सेप्ट हम अगली क्लास में समझेंगे। बोलो यार, ये है वीक एसिड, वीक एसिड, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड किस में है? अभी मैंने ये जो जिक्र किया है, ये जिक्र मैंने पानी में ही किया है। ये पानी में ही इसका जिक्र हुआ है, इसका जिक्र पानी में ही हुआ है। ये जो Ka हम बोल रहे हैं ना, Ka, ये Ka सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है जो इस प्रोटॉन को ले रहा है। मान लीजिए इस प्रोटॉन को लेने वाला आगे कोई है, सॉल्वेंट है, अगर वो इसे ले ले, सॉल्वेंट इसे ले ले और बहुत बेहतरीन ले ले, तो फिर आप जानते हैं अगर ये इसे ले लेगा, सॉल्वेंट इसे ले लेगा, सॉल्वेंट इसे ले लेगा, तो फिर ये इक्विलिब्रियम आगे शिफ्ट कर जाएगा और Ka की वैल्यूज बढ़ेंगी। बोलो यार, बोलो। सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है, सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज पे भी तो डिपेंड करता है, सॉल्वेंट कितना बेहतर लेने वाला है। जैसे जैसे अगर मैं कहूं पानी और अमोनिया, आपने बहुत बहुत सुना होगा, कमाल सुना होगा, कहा सुना होगा पक्का। पानी में एसिटिक एसिड वीक एसिड है, लेकिन अमोनिया में स्ट्रॉन्ग एसिड है। अरे ऐसे कैसे हो गया? ऐसे कैसे हो गया? इसमें ये स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया? क्योंकि पानी में ये जो पानी है ना, ये पानी ये उतना कमाल का प्रोटॉन एक्सेप्टर नहीं है, जबकि अमोनिया कमाल का प्रोटॉन एक्सेप्टर है। मतलब अमोनिया ज्यादा बेसिक है, पानी से ज्यादा बेसिक है। और अगर ये ज्यादा बेसिक होगा तो इसके पास ज्यादा बेसिक मतलब इसके पास ये जो नाइट्रोजन साइट है, ये लबालब भरी हुई है, ये लबालब इलेक्ट्रॉनिकली डेंस है, तो ये बहुत आसानी से प्रोटॉन को जोड़ लेगा, कहेगा कोई नहीं, आजा आजा आजा। लेकिन यहां पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये उतनी आसानी से प्रोटॉन को नहीं जोड़ेगा। तो ये क्या करेगा अमोनिया? ये कई एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल से प्रोटॉन लेके खुद से जोड़ लेगा। मतलब अगर मैंने 100 भेजे तो ये 90 को खुद से जोड़ लेगा, 90 के प्रोटॉन्स को खुद से जोड़ लेगा, जबकि ये 50 से ही जोड़ेगा। इसी वजह से एक्सटेंट ऑफ डेसोसिएशन यहां पर केवल 50 है, यहां 90 है, इसीलिए यहां पर ये स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए यहां पर ये स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए यहां पर ये वीक है। कोई नहीं, मैं इसकी विस्तृत चर्चा करूंगा। एक ओवरव्यू दिया है, छोटी सी बात कही है, अगली क्लास में चर्चाएं करेंगे। सॉल्वेंट पे खूब डिपेंड करता है। हाँ, साउंड के लिए क्या बोल रही थी बताइए ना। हाँ बिल्कुल सही बोल रही हैं अर्षा, आप एकदम सही बोल रही हैं।
बोलो भाई, साउंड के लिए आप क्या बोल रहे हैं? ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में डिफरेंशिएटिंग और लेवलिंग सॉल्वेंट के कॉन्सेप्ट्स के साथ। ठीक है, आपकी 8 बजे कोई क्लास है क्या? 8 बजे कोई क्लास है क्या आपकी? कोई नहीं प्रदीप, अभी तो बहुत कुछ और भी सीखना है प्रदीप, अब घबराओ नहीं, और भी सीखना है अभी तो बहुत कुछ। कुछ रिएक्शंस मैं और करवाऊंगा मेसलेनियस में, और एच एस ए बी भी हम लोग पढ़ेंगे, लक्स फ्लड भी पढ़ेंगे, अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है। अरे अभी तो बहुत कुछ है, बहुत है अभी तो, चिंता ही मत करिए। अभी तो लक्स फ्लड रह गया है, एच एस ए बी प्रिंसिपल रह गया पूरा ही, ठीक है, और डिफरेंशिएटिंग का और इसका कॉन्सेप्ट रह गया है। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएटिंग का और लेवलिंग का कॉन्सेप्ट, तो बेहद आसान है, भयंकर आसान, जो आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। उससे 1 मिनट में आपका सवाल लग जाएगा, 1 मिनट में, कुछ करना ही नहीं है, मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। बाय बाय, मिलते हैं। अच्छा हाँ, अगर मैं पीएच रेंज की बात करूं, पीएच रेंज की बात करूं तो मुझे एक बार बताना किसका पीएच रेंज कितना होगा। पीएच रेंज की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए पीएच रेंज की मैं बात कर रहा हूं, मैंने आपको दिया अमोनिया, पानी और H2SO4, ए बी सी, करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा पीएच रेंज का सीक्वेंस? पीएच रेंज का सीक्वेंस, सबसे छोटा पीएच रेंज इसका होता है, बोलो यार 0 से 4, अरे बोलो। फिर उसके बाद पानी का 0 से 14, बोलो यार, और फिर इसका 0 से 29, बोलो यार। ये सब कब है? एट 298 केल्विन। और सबका किस पे डिपेंड करता है? सब किस पे डिपेंड करता है? इन सब के ऑटो आयनाइजेशन कांस्टेंट के ए पर, या फिर के ए बी पर, जो मैंने टर्म यूज किया था सॉल्ट का ऑटो आयनाइजेशन कांस्टेंट, सब इसी पे डिपेंड करता है। बोलो यार, अरे बोल तो दो। मिलते हैं। और ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। ठीक है, कोई नहीं, मिलते हैं अगली क्लास में, अगली क्लास में मिलते हैं, अगली क्लास में मिलते हैं भाई। हाँ 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 मानसी, वो भी पढ़ेंगे, मानसी वो भी पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया मानसी, आपने सही याद दिलाया। हाँ, ये सुपर एसिड्स का भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। क्या हो कि अगर एसिड का भी बाप आ जाए, क्या हो ऐसे केसेस में, सुपर एसिड किसे बोलते हैं, कब होता है, कहाँ से आया सुपर एसिड का कॉन्सेप्ट, वहां पर आप कैसे, वहां पर कौन से स्केल डिफाइन किए जाते हैं, हेमेट एसिडिटी फंक्शंस क्या हैं, वो सब चर्चाएं करेंगे, चिंता ही मत करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। हर्ष चलान, बिल्कुल सही बोला आपने, आपकी सीक्वेंस बिल्कुल सही है।